Hello everyone, I hope you are doing well. वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा मुझसे पूछा जा रहा था कि सर पेपर तो हो गया है लेकिन अब आंसर का समझ में नहीं आ रहा, कैसे चेक करें, कहाँ से चेक करें, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सीएपीएफ 2023 पेपर 1 के लिए जो आंसर की है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और ये मैंने आंसर की जो क्रिएट किया काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी मेहनत करके, सर्च करके और मतलब बुक्स के थ्रू, एनसीईआरटीज के थ्रू, कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज के थ्रू, गूगल के थ्रू, इवन कुछ एक दो क्वेश्चन चैट जीपीटी से भी पूछने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो वो सब सोच के मैंने जो आंसर की है वो तैयार की है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल के अंदर सारे सॉल्यूशंस को नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत सोल्व करने के ऊपर बता दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कि ये ऐसे सोल्व किया जा सकता था, ये ऐसे कर सकते थे, या ये ऐसे हो जाएगा, या इसका ये आंसर है। ठीक है, अब बात आती है, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इतनी लेट क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो। देखो, जो कोचिंग्स होती हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके पास होती है टीम, 8-10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम, जो कि सर्च करती है। हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग बंदा जो है बैठ के सर्च करता है। इधर क्या है कि 125 क्वेश्चन हमें खुद ही ढूंढने हैं। ठीक है, तो मेहनत लगती है उस चीज के अंदर, टाइम लगता है उस चीज के अंदर, और फिर जल्दबाजी, मेरे को कोई कंपटीशन थोड़ी करना है उनके साथ कि मैं बड़ा प्लेटफॉर्म हूं और मैं ये हूं, मैं पहले लाऊंगा और वो पहले लाएगा। मेरे को क्या लेना देना उस चीज से, मेरे को क्या है, कंटेंट क्रिएट करना है, आपको देखना है, आपको अच्छा लगे देखो, नहीं देखना है तो आपकी चॉइस है कि कोई और देखना चाहते वो देखो। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कोई कंपटीशन वाली फीलिंग तो है नहीं, तो मैं सिंपल जो है अपना खुद से जो भी है सारा रिसर्च करके और तब ये आंसर की जो है मैंने क्रिएट करी है। मोस्टली क्वेश्चन जो है इसके अंदर सही मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चन के ऊपर जो डाउट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर मैं डाउटफुल हूं, तो वो आप अपने हिसाब से जो है वो देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आंसर की को। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखो, पेपर जो है वो हो चुका है और बहुत मेहनत जो है वो मैंने भी की थी आप लोगों के ऊपर, काफी सारी वीडियोस क्रिएट करना, बहुत लोगों के मैसेज आए सर चेकलिस्ट वाली वीडियो से इतने क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा भी, मैं बताऊंगा भी चेकलिस्ट का कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था। तो चेकलिस्ट वाली वीडियो से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, काफी लोगों के द्वारा पेपर 2 का भी फीडबैक दिया जा रहा है। तो मैं आपसे छोटी सी बेसिक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगती है काम करने के अंदर, दिखता है बस आप लोगों की 30 मिनट की वीडियो, ओवरऑल जो है वो 4-5 घंटे का एफर्ट्स लेती है। ठीक है, तो जस्ट छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेथड यूज इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर टू मिसिबल लिक्विड। दो मिसिबल लिक्विड है, यानी कि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, उनको सेपरेट करना है, जबकि वो कह रहा है सफिशिएंट डिफरेंस है, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वो कह रहा है कि बहुत ही दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस है, मतलब ये है कि एक जल्दी बॉईल हो जाएगा, गर्म बॉईल हो जाएगा, तो हीट कर दो ना उनको। सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन एक मेथड है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहीं पे पढ़ा हो, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें कहता है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अलॉयज के बारे में पूछ रहा है। देखो, अलॉयज और ऑलवेज गलत, सारे के सारे अलॉयज और मेटल के नहीं बनते हैं। कुछ अलॉयज के अंदर कार्बन भी डलता है और वो कार्बन जब वो नॉन मेटल है। ऑल अलॉयज कंटेन कार्बन, सारे अलॉयज में कार्बन नहीं हो सकता, कुछ के अंदर कुछ और चीज भी होंगी। अलॉयज आर कंपाउंड्स, अलॉयज आर मिक्सचर। देखो, कंपाउंड जो है एक छोटी टर्म है, मिक्सचर जो होते हैं ना वो होते हैं क्योंकि कई सारी चीजों को मिलाकर के हम जो अलॉयज है वो बनाते हैं। तो अलॉयज क्या है, मिक्सचर, एक जनरल टर्म है, ज्यादा ब्रॉड टर्म है। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द कॉमन एलिमेंट जो कि देखने को मिलता है। चलो, आपको ग्रेफीन के बारे में नहीं पता, बट ये तो पढ़ा है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा है, फुलेरीन के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या होता है, इनके अंदर सब में क्या होता है, कार्बन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो तीसरे का आंसर होगा सी और डी। तीसरे का आंसर क्या है, डी। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और जिंक क्या है, Zn। अब जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने ये चेकलिस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं किस चीज का क्वेश्चन है, चेकलिस्ट कैसे है। चेकलिस्ट का पहला क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया, मैंने बताई थी, रिएक्टिविटी सीरीज की एक टेबल है साइंस के अंदर, वो पढ़ लेना। अब उसमें साफ साफ बताया गया कि जिंक जो है वो लेस और जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से। तो जिंक जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, एक्वस सॉल्यूशन। ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन है सॉल्ट का, सोल्ट है कोई और उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसको ब्राइन बोलते हैं। आपको पता है 10% सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन, और वो 10% किसका होता है, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, which one of the following commission was not associated with public services। बहुत ही सिंपल, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो, और ये भी चेकलिस्ट का कंसीडर कर सकते हो वैसे तो, वैसे मैं ये नहीं कहूंगा 100% उसी से है, बट मैंने स्पेक्ट्रम का अपेंडिक्स बोला था आप लोगों को। और अपेंडिक्स के अंदर क्या है कि अपेंडिक्स के अंदर ये सारी कमीशन वगैरह के नाम भी मेंशन है। एटचिसन कमीशन जो है ये क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये भी पब्लिक सर्विसेज है। ली कमीशन तो सिविल सर्विसेज में पहले पूछा भी जा चुका है, और इसका शायद हो सकता है आपको ना पता हो, मुझे भी नहीं पता था, बट ये जरूर पता था कि राधा
कृष्णा कमीशन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा डी। ठीक है, एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज लोक हितवादी, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये भी चेकलिस्ट रिलेटेड है। ठीक है, चेकलिस्ट का दो, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है उनके नाम और उनके फाउंडर्स को पढ़ लेना, तो जहां पे आपने गोपाल हरि देशमुख के बारे में पढ़ा होगा, लोक हितवादी नाम जरूर पढ़ा होगा, इतना सा पैराग्राफ लिखा है सिर्फ स्पेक्ट्रम में, काफी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हो गए अब चेकलिस्ट के हो गए अपने दो क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन होता है विच आर द फॉलोइंग आंसर गिवन लिस्ट, लिस्ट के बारे में पूछ रहा है। देखो राखी गढ़ी सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो उसने इंडिया वेरी सिविलाइजेशन पढ़ी नहीं है। राखी गढ़ी बहुत ही सिंपल, बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी साइट जो है वो हरियाणा के अंदर है राखी गढ़ी। ठीक है, और शायद हरियाणा में भी नाम बोल रहा हूँ, हिसार में है कि किधर है मैं याद नहीं आ रहा, हिसार के अंदर ही है शायद। ठीक है, तो राखी गढ़ी का हरियाणा में, डी का हो गया 4, डी का अगर 4 हो गया तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, दूसरा कलीबंगन सबको पता होगा, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और राजस्थान का अगर नहीं याद भी आ रहा तो गुजरात सोच सकते थे, राजस्थान गुजरात के आसपास में ही कहीं पे है। ठीक है, तो कलीबंगन का हो गया राजस्थान, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2, ए की ऑप्शन बचा आपका ए। 8वें का आपका आंसर क्या हो गया, 8वें का आंसर हो गया आपका ए। आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी चेकलिस्ट से क्वेश्चन है। चेकलिस्ट कैसे बताता हूं, चेकलिस्ट से कैसे है। देखो जो मैंने चेकलिस्ट बनाई थी पेपर 1 की, उसके अंदर बताया था कि स्पेक्ट्रम का अपेंडिक्स पढ़ना है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सी किताब किसके द्वारा बनाई गई है। बंदी जीवन साफ साफ मेंशन है, सचिंद्र नाथ सनियल, तो ये तो सही है। फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चंद्र बोरा, ये भी उसके अंदर मेंशन है, ये भी सही है। ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अब ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। ऑल्दो मुझे ये पता है, कैसे पता है, क्योंकि उसी बुक वाला जो इंडेक्स है, जो स्पेक्ट्रम का जो बुक वाला या फिर जो न्यूज़पेपर वाला जो पार्ट है, उसके अंदर मेंशन है कि एनी बसंत के द्वारा जो लिखी गई थी वो थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तो ये तो था ही नहीं इंडियन अनरेस्ट, तो सी आंसर होगा इसका। बाकी अगर नहीं पता चौथे के बारे में तो चौथा सिविल सर्विसेज 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, देशेर कथा बाय सखाराम गणेश देवस्कर, तो ये भी वहीं से ही आया हुआ क्वेश्चन है, सिविल सर्विस 2020 से। इसलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, सिविल सर्विस हो, चारों के क्वेश्चन करने हैं। इसका उधर आ रहा है, उसका इधर आ रहा है, और भी दिखाऊंगा आगे, और भी बहुत क्वेश्चन है। तो चेकलिस्ट के हो गए अपने 3 क्वेश्चन। ठीक है, अगला कुछ लोग, ये मैं क्यों बोल रहा हूं चेकलिस्ट के 3-4, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत लोगों के द्वारा बोला गया था कि सर ये तो मतलब क्या है, तो हर कोई जानता है ये और वो, लेकिन छोटी छोटी चीजें बहुत, लास्ट के अगर एक हफ्ते में रिवाइज करते तो 8-10 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। Which of the following is important markers for archaeologists to identify the archaeological site as center of craft of production? देखो भाई ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या सोचा यूपीएससी ने, मेरे तो देख समझ के बाहर था। मतलब ऑल दो ट्राई कर सकते हैं कि कैसे सोल्व करना है इस चीज को, लेकिन क्वेश्चन क्या है, अनप्रेडिक्टेबल टाइप सा क्वेश्चन है और मेरे को लगा टफ। ठीक है, मेरे को लगा थोड़ा सा टफ। अब बात आती है एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होलसेल्स एक्सेट्रा, ये क्या बात कर रहा है, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता था, तो अगर रॉ मटेरियल्स मिलेंगे तो वो तो उसी से तो पता चलेगा, तो पहली स्टेटमेंट तो जरूर आएगी आंसर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर मार्कर्स और फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई आर्कियोलॉजिकल साइट सच एज साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहां क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स तो मिलना जरूरी है। पहली स्टेटमेंट तो आएगी ही आंसर में, तो ये गया और ये गया। एलिमिनेशन से हो रहा है, एलिमिनेशन से 50-50 पे आ गए। अब आपको पता हो ना पता हो, या तो 1 ओनली लगा दो या फिर 1 and 3 ओनली लगा दो, मैं इतना करके आता जरूर। लेकिन अब उसके बाद देखो एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, जहां क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रही है वहां रॉ मटेरियल भी मिलेंगे, और इसके अलावा अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट जब वो भी जरूर मिलेंगे ना, वेस्ट मटेरियल भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब हम देखो, मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन आया कहां से ये किसी को नहीं पता, इसका सोर्स क्या है, कहां ढूंढोगे इसको, नहीं मिलेगा। लेकिन लॉजिक आपकी जो सेंस, आपका जो दिमाग है, अगर आपके अंदर दिमाग है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से एलिमिनेशन से सोल्व हो रहा है। मैंने बोला कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रही है, आपने कुछ प्रोड्यूस किया, आपने कुछ ड्राइंग बनाई, वहां वेस्ट मटेरियल भी छोड़ दोगे, कुछ पेंसिल के छिलके ही लगा लो, पेंसिल के छिलके भी तो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, या फिर आपका कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, मान लो कोई बिल्डिंग बना रहे थे गत्तों की, वो एक आधी टूटी फूटी पड़ गई, वो भी वेस्ट मटेरियल, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, तो 1 तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, 3 भी मिलेगा, आंसर आ गया। ठीक है, तो 10वें का आंसर क्या अपना बी। कुछ लोग, मैं कुछ 1-2 आंसर की मैं देख रहा था कि ये जो जल्दबाजी में बनाने वाले लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, कुछ लोग इसको भी गलत बता रहे हैं, मतलब इसका भी वो सी कोई डी, मतलब अंट शंट चीजें कर रहे हैं। मतलब यार इतना सिंपल क्वेश्चन तुम, अब पता नहीं यार, नाम ही नाम है, बस बड़े प्लेटफॉर्म का, करते कुछ नहीं है वो। ठीक है, इन ह्यूमंस यूरिया, अब यूरिया के बारे में सबको पता होगा, सब्सिडी पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे। यूरिक एसिड पढ़ा होगा, यूरिक एसिड कई बार पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ना तो फैटी एसिड में आएगा, विटामिन में नहीं आएगा। ग्लूकोज तो कार्बन का होता है, फैटी एसिड कार्बन के होते हैं, विटामिन में नहीं आएगा। अमीनो एसिड, ये जो अमीनो कैसे पता चल रहा है, अमाइन जैसे अमोनिया होता है ना, NH3 अमोनिया, तो अमोनिया से अमीनो एसिड, और इन्हीं से ही अपना यूरिया बनता है। एक नाइट्रोजन साइकिल होती है, अगर वो ढंग से पढ़ी होती तो ये पता होता। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। 11वें का आंसर आ गया सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिम्फ। लिम्फ के बारे में क्या बता रहा है, मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। अब ये बोल रहा ब्लड के अंदर चार चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और चौथी चीज होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है ना, अब जब एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। जो लिम्फ है ना, लिम्फ वो चीज है जिसके अंदर ब्लड नहीं है, समझ रहे हो, मतलब लिक्विड है, एक लिम्फ भी एक लिक्विड की तरीके से ही है, बट वो चीज है जिसके अंदर ब्लड नहीं है, समझ रहे हो। तो अगर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ये तीनों है तब तो ब्लड बन गया। और जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा से लिम्फ बनता है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स तो होंगे ही नहीं ना। एक बोल रहा है कि डज नॉट कंटेन व्हाइट ब्लड सेल, ये भी हो सकता है आंसर। कंटेन्स बोथ, ये तो गलत हो गया। और डज नॉट कंटेन एनी सेल, मतलब सोच लो लिम्फ एक लिक्विड है, कुछ तो होगा यार उसमें, कोई सेल तो होगा। हमारी बॉडी की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। वैसे ये भी चेकलिस्ट का क्वेश्चन मेरे को मानना चाहिए, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला था कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल, ये दोनों चैप्टर जो है बहुत ज्यादा आते हैं। सेल के तो 3-4 क्वेश्चन आ गए, अभी आगे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ए, लिम्फ डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, क्यों बनेगी लंबी, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बहुत देखा है वीडियोज के अंदर वो आंसर की वगैरह बताते हैं, आप जानते हो, लेकिन मेरी जो वीडियोज हैं उनको सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे हो 2023 वाले, इनको बहुत सारे 2024 के नए बच्चे जो है वो भी देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उनको यहीं की यहीं क्लियर कर दिया जाए। मैं अलग से यार, वो मेरे पास भी लिमिटेड टाइम रहता है कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं जिसमें सोर्सेज वोर्सेज एक्सप्लेनेशन ठीक से लाऊं, इतना टाइम अपने पास देखो नहीं है, तो एक ही बारी में बना देंगे। फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, फैट, ये सब जो है इनका सीक्रेशन होता है डोडेनम। अब डोडेनम है क्या, डोडेनम क्या है, डोडेनम जो है वो अपनी इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इंटेस्टाइन में बाइल का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कहां से आता है, ये तो अपना बाइल जूस से आता है, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा कुछ है ही नहीं, प्लाज्मा तो सीक्रेशन में कहां, वो डाइजेशन में कहां हेल्प करेगा, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो पेनक्रियाज है उससे कुछ निकलता है और वो हमारा इनके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मैंने 2022 का जो क्वेश्चन था, 2022 की जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने लैक्टिक एसिड का क्वेश्चन कराया था। सेम क्वेश्चन जो है वो वापस आ गया। देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटता वो ग्लूकोज टूटता है ना, वो हमें एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो निकालता है। लेकिन कई बार जब इनकम्प्लीट जो डिकम्पोजिशन होता है या टूटना जो इनकम्प्लीट होता है उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। और वो कहां से आता है, तो आता है ग्लूकोज से। देखो फैट से थोड़ी आएगा, ना ही लंग से आएगा, ना ही विटामिन से आएगा, कहां से आएगा, ग्लूकोज से आएगा ना वो लैक्टिक एसिड तो। और एनर्जी एक्स्ट्रा दे करके जाएगा, तभी तो हमें जिम वगैरह जब करते हो हाथों में दर्द होता है, क्यों, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बना था उस टाइम पे, आपको ज्यादा जरूरत थी एनर्जी की, इसलिए लैक्टिक एसिड बना, और बाद में फिर आप उसको सेकते हो ताकि वो जो है डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। देन उसके बाद फिजिकल डेफिसिट, ये बहुत ही सिंपल टर्म है, ये भी चेकलिस्ट का क्वेश्चन है। अब ये मत बोलना क्यों है, साफ साफ बोला था इकोनॉमी के अंदर सिर्फ डेफिनेशंस पढ़नी है और कुछ नहीं। सीआरआर, एसएलआर, रिजर्व रेट, सीआरआर एसएलआर दोनों के क्वेश्चन आए हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, सीआरआर का भी आया, एसएलआर का भी आया। आप कोई गिन रहा हो तो बता देना। चेकलिस्ट नंबर 5 हो गया ये, मेरे ख्याल से 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन जो थी वो बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज, सी आंसर है इसका। देन उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और चेकलिस्ट का क्वेश्चन बजट के बारे में बोला था कि बजट के अंदर एक पर्चा आता है जिसके अंदर लिखा होता है 1 रुपये में से कितना रुपया आया और कितना रुपया किधर गया, बस ये करना होता है और कुछ नहीं करना होता बजट में से, ठीक है। बाकी आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, बजट में से 1 रुपये का दिखाते हैं यहां से किस किस सेक्टर से कितना कितना आया और किस किस सेक्टर में कितना कितना गया। तो सबसे ज्यादा जाता वो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। तो चेकलिस्ट के अपने कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चंस के अंदर भी। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको कैसे पता, क्या पता, देखो 3-4 साल लगाए हैं यार, इसलिए तो ऐसा टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ पे, रैंक 1 भी आ गई अब तो, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब उसके बाद है ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लगा डिफिकल्टी यार, कि यार ये क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आया मेरे को, फिर मैंने काफ़ी ढूंढा इसके बारे में और इसका आंसर मिला तो है, बट थोड़ा सा देखते हैं, अभी बताता हूँ क्या है। एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री इज कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हम कैसे देखते हैं, तो रिजर्व टू इंपोर्ट रेशो, इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल डेप्ट कितना, ये भी आएगा, ठीक है। देन उसके बाद मॉनेटरी एग्रीगेट्स और जीडीपी। देखो जीडीपी का ना कंट्री के उससे कोई लेना देना नहीं है, रुको इस क्वेश्चन का आंसर, रुको इसमें सारे आएंगे यार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री इज कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। तो किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हम देख रहे हैं, तो ठीक है, उसकी जीडीपी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जितना वो प्रोडक्शन होगा उतना फिर वो सेल करेगा, उतना उसके पास इनकम आएगी, वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए 17th का। बाकी मैं श्योर नहीं हूं इस क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है इसका कुछ और आंसर भी हो, बट मेरे हिसाब से बी है 17th का, ठीक है। हाँ ठीक है। देन 18th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये कह रहा है ऑल द पीपल ऑफ इकोनॉमी, ये भी चेकलिस्ट का क्वेश्चन है। कैसे,
इकोनॉमी के अंदर बोल रहा था, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और उसके लिए मैंने 20-22 पेज की पीडीएफ भी शेयर करी थी, ऑल्दो पब्लिकली शेयर नहीं करी थी, बट जो मेरे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो मेंटोरशिप वगैरह के स्टूडेंट्स थे उनको शेयर करी थी। 20 या 22 पेज की पीडीएफ है, उसमें साफ साफ बताया गया पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है, और डेफिनेशन भी बताई थी मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के अंदर से, कि आपको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हो गया, वेबेलिन गुड्स हो गया, गिफिन गुड्स हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ये पढ़ना है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, देखो एक और आ गया चेकलिस्ट का क्वेश्चन, ठीक है, ये अपना हो गया 8वां क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रेशियो बिटवीन देयर कैश इन द हैंड, ये बेसिक डेफिनेशन। मैंने बोला ना इकोनॉमी आती है सीएपीएफ में, लेकिन बहुत ही सिंपल आती है, डेफिनेशन बेस्ड इकोनॉमी आती है, उससे ज्यादा इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है सीएपीएफ से। तो एक तो होता है बैंक जो है वो कैश रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसको बोलते हैं सीआरआर। एक बैंक जो है वो कैश या गोल्ड की फॉर्म में रखता है अपने पास, उसको बोलते हैं एसएलआर। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, क्योंकि बैंक को अपने पास रखने की बात कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 20वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो गलत है, क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये आप लोगों से ना सोल्व नहीं होगा, जिसने साइंस पढ़ी है वही कर, साइंस नहीं, जिसने मैथ्स पढ़ा है ना वो कर सकता है, मेरा तो मैथ्स ऑप्शनल है। अब इसमें y इक्वल टू समथिंग गिवन है, देन उसके बाद क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन, ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी है तो dy बाई dt करोगे, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन करोगे इसका। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, तब आएगी एक्सेलरेशन। अब इसका आंसर जो है ना वो गलत है। अब ये जो 10 लिखा हुआ ना, ये जो 10 लिखा हुआ है, ये भाई समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, ठीक है, क्योंकि जनरली मैंने मैथ में पढ़ा है ना, तो लिखा था y इक्वल टू 10 कोस, या तो लिखा था 10 ओमेगा टी, या तो ये लिखा था, या फिर ये जो 10 है ना ये हट जाता, सिर्फ ओमेगा टी लिखा था। अब ये जो पीछे 10 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? मेरे को लग रहा है ये 10 मिसप्रिंट है, क्योंकि इस 10 को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, इस 10 को हटा दूं तो शायद मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा -10 ओमेगा स्क्वायर। बट अगर इस 10 को मैं कंसिडर कर रहा हूं ना, तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, और या फिर इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा -10 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या तो इसका आंसर -10 ओमेगा स्क्वायर आएगा, और या फिर ये जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप होगा। अब देख लो कौन सा होगा, ठीक है, इसका या तो बी आएगा 20वें क्वेश्चन का, या तो 20वें क्वेश्चन का बी आंसर आएगा, या फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। और कैसे होगा? डिफरेंशिएशन dy बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं बताऊं क्या यार करके, चलो बता देता हूं, ठीक है। y इक्वल टू दे रखा तो dy बाई dt क्या होगा, 10 को कांस्टेंट ऐसा कैसे ही कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन, ठीक है, ओमेगा टी, और ओमेगा टी में से जो है ना ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन के आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। अब उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, अब ये हो गया -10 ओमेगा ऐसे कैसे, और जो साइन है उसका हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा में से एक और ओमेगा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछ रहा है ओमेगा टी की जगह पाई बाय 2 ओमेगा पुट करना है, ठीक है, पाई बाय कोस, ये कोस ओमेगा टी है ना, टी की जगह पाई बाय 2 ओमेगा पुट करना है, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, कोस पाई बाय 2 होगा 0, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इसका आंसर या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, या फिर इसका आंसर आएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये जो 10 है ना ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अगर ये 10 सही मानता हूं तो भाई तो फिर कुछ आंसर आ ही नहीं रहा, अगर ये 10 इसके साथ जुड़ा हुआ मानता हूं ना मैं, तो इसका आंसर ही नहीं आ रहा कुछ भी, वो -1000 ओमेगा स्क्वायर ऐसा करके कुछ आ रहा है, वो इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर या तो 0 आएगा या फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर को कट कर देगा 4 इक्वल पार्ट्स, आर को कट कर दोगे r/4 हो जाएगा, सॉरी r/4 हो जाएगा ना, r/4 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 r/4। अब इनको पैरेलल में लगा दिया तो 4/r 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 4 कॉमन 1/r का 4/r हो गया, 16/r r/16 1/16 आंसर हो गया, ठीक है। तो 1/16 इसका आंसर है ए। 62 इन एन एक्सपेरिमेंट ए बार मैग्नेट, देखो एक बार बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा पता नहीं क्या बना दिया यूपीएससी, कौन सा भांग खा के पेपर बना रही है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार मैग्नेट है, उसको मूव किया जा रहा है टुवर्ड अ कंडक्टिंग वायर लूप, ठीक है, एक्सियली विद द मैग्नेट, नॉर्थ पोल फेस कर रहा है लूप को। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या कर रहा है, साउथ पोल जो है ना रिपीटेड किया गया, एक्सपेक्ट दैट साउथ पोल जो है ना मैग्नेट का वो फेस कर रहा है लूप को, मतलब पहले क्या नॉर्थ पोल फेस कर रहा था, अभी साउथ पोल। मैग्नेट वही है, एक्सपेरिमेंट वही है, जब पोल जो है ना उसको शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होगी ना लूप के अंदर वो अपोजिट नेचर की हो जाएगी, बस ना तो करंट की वैल्यू के अंदर फर्क पड़ेगा, ना ही जीरो करंट हो जाएगा, करंट घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं, सिंपल क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। 22वें का आंसर है ए। देखो अब कुछ लोग पूछेंगे सर पेपर कैसा था, इजी था टफ था, ऑल्दो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हिस्ट्री के कितने आए, ज्योग्राफी के कितने आए, और टफ था कि इजी था, बट मेरे को तो यार देखो थोड़ा सा इजी लग रहा है ये, ठीक है। इसमें से ना एक एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को हटा दो, क्योंकि मेरे को वो आती नहीं है, मैं वो पढ़ता नहीं हूँ ना, मैंने वो कभी पढ़ी है, मैंने पहले भी बताया, जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता होगा मैं एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ता नहीं हूँ। इसमें से ना सिर्फ एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर हटा दो, अदरवाइज ये पेपर कुछ भी नहीं है, मतलब इजी है, और इसका थोड़ा मैथ भी टफ है, ठीक है, बाकी ये पेपर इजी है, ठीक है। और इसकी कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, अब कोचिंग वाले तो आपको 110 120 बोल देंगे, बट ऐसा डेटा मैंने अभी डिसाइड नहीं करा, मैं बताऊँगा, पोल वगैरह करूँगा उसके हिसाब से, ठीक है।
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द चेंज इन द सीजन। आपको पता है ये अर्थ है, बट ये टिल्टेड होती है और इस टिल्टेड की वजह से ये आपके जो सीजन है वो देखने को मिलते हैं, टिल्ट, ठीक है, टिल्ट की वजह से आपके जो सीजन है वो देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 24th क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पता है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे जो इंडिया के फॉर्म है, ये किस चीज से बने हुए हैं, ये किस चीज के बने हुए हैं, ये आपके बने 3 रिवर से, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बहुत ही सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, पहली ठीक है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन द अर्थ, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये मत बोलना कि इंडिया से ज्यादा डेंसिटी तो बांग्लादेश की है, बिल्कुल, बट वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर बांग्लादेश भी आता है, ठीक है, यहां कहीं नहीं लिखा कि इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, इसमें ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हो रही है। ऑल्दो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड बांग्लादेश वाला रीजन है, बट वो बांग्लादेश का रीजन आता तो इंडिया में ही है, मतलब इसी रीजन के अंदर ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरी भी बिल्कुल ठीक है। अब तीसरी में कैच था, ऑल्दो मैंने एलिमिनेशन टेक्निक ये बताई थी कि जब भी डेटा लिखा हो वो जनरली गलत होता है। इस भाई ने भी कोशिश करी है गलत सही करने की, बट क्या होता है, देखो यमुना, इतना मेरे को पता था, यमुना बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल, ये 1600 किलोमीटर तो मुझे पता था, लेकिन ये जो 200 मीटर है ना, ये नहीं पता था। तो इसीलिए मैं क्या करता ना, इसका 1 और 2 लगाता, आंसर 1 और 2 ओनली, बट इसका आंसर है नहीं है 1 और 2, इसका आंसर है 1, 2, 3, इसका तीनों ठीक है। ये तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज ये कहीं से उठाई हुई लाइन है और डायरेक्टली चिपका दिया यूपीएससी ने, ठीक है। अब उसके बाद मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन, माउंटेन चेन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड के ऊपर जितने भी माउंटेन्स हैं, सबसे बड़े तो अपने एंडीज माउंटेन्स हैं, हिमालय सबसे ऊंचे हैं, लेकिन इनसे भी बड़े माउंटेन्स अपने सी के नीचे हैं, और उससे भी बड़े माउंटेन्स अपने चांद के ऊपर हैं। चांद के ऊपर जो माउंटेन है 10 किलोमीटर तक की हाइट के है, मतलब सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है ना, 10 किलोमीटर तक की हाइट तक के भी ऊंचे जो माउंटेन्स है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट माउंटेन्स कहाँ पे, बीनीथ द सी, ठीक है। सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स। अब देखो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट, सम, एक भी अगर आ गया ना, एक भी ऐसा पहाड़ आ गया जो आइलैंड आर्क की तरह है, तो बस ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, पहाड़ की चोटी आ रही है, उसके ऊपर वो फ्लैट हो गया और वो आइलैंड आर्क बन गई, खत्म, तो सम तो हो ही सकता है, ठीक है। मिड एटलांटिक, मिड ओशियनिक रिज, ये पढ़ा भी होगा, मिड एटलांटिक ओशियनिक रिज जो होती है वो सारे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, बहुत लंबी है वो, बहुत लंबी, ठीक है। और देन उसके बाद मिड एटलांटिक रिज 33 मीटर्स अबव द सी फ्लोर। यार मतलब आप एक बात बताओ, सी की गहराई जो मेरीना ट्रेंच है, मेरीना ट्रेंच पढ़ा होगा पैसिफिक ओशन में, वही है मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर डीप, तो ठीक है, ये 33 मीटर लिख दिया, एक पल को 33 किलोमीटर लिख देते ना तो भी सोच लेते 33 मीटर तो क्या ही होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता, ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऊंचे हैं, 3 से 4 किलोमीटर। चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, चौथी गलत है, तो एक ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया, और मैंने तीनों बताई दिए, इसका आंसर है डी। 25वें का आंसर क्या है आपका, डी। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो ये मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब मैं यार सोल्व करना नहीं चाहूंगा, देखो इनको बहुत टाइम लगता है, इनके अंदर मैंने सोल्व कर ली है, मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे दोबारा, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ आपको, जिसमें लगेगा कि हाँ ये बता सकते हो बता देंगे। देखो एक अजीत जो है वो बोलता है एक पिक्चर को देख करके, शी इज माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की मदर, यानी कि मतलब मेरे फादर की वाइफ यानी कि उसकी मदर, उसकी मदर का सन यानी कि वो खुद, और उसकी ओनली सिस्टर यानी कि उसकी बहन। आंसर क्या आ गया, डी। 26वें का क्या आंसर आ गया, डी। मेरे ख्याल से रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन आया है, उसके अलावा कुछ नहीं आया। देन उसके बाद 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच, जो कि इस तरह से टच कर रहे हैं, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, ठीक है, ये इस तरीके से टच कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से टच कर रहे हैं, जो भी देख लेना अपना, और ये 3 इनका सेंटर है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। देन ये मेरे ख्याल से इस ट्राइंगल, इनके मिड पॉइंट जो है इनका एरिया पूछ रहा है कुछ, इस वाले ट्रायंगल का कुछ एरिया पूछ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 27 का आ जाएगा बी, ठीक है, 27 का आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। इफ द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट पी क्यू आर each other, if the points of the contact are p q r then what is the area of the triangle p q r। हाँ ठीक है, ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये इनका वो इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। देन उसके बाद 28 क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी देख लेना, जो भी है इसका आंसर आएगा बी, n² रेशो मीटर m²। देन उसके बाद आ जाएगा लार्ज ग्राउंड, काफी थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है यार, मैथ्स में टाइम लगता है, इस सीधा आंसर बता रहा हूँ, 29 का आएगा आंसर ए, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी जो है वो बन चुकी है, देखो यार टाइम लगता है, देखना वीडियो पूरी देखना प्लीज़ यार, मैंने तो लगती है, ठीक है। और कहीं नहीं मिलेगी यार ऐसी चीज़ है कि मतलब रैंक 1 आपको बैठ के इधर जो है वो वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर रहा है, आपको ढूंढ के देख लेना, पिछले पास्ट में ढूंढ के देख लेना, 2020 ढूंढ लो, 21 19 ढूंढ लो, 18 17 16 रैंक 1 का 1-2 यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए, उसके अलावा वो अगर कहीं दिख जाए तो मेरा नाम बदल देना,
ठीक है। तो बस बात हुआ है कि यहाँ रैंक 1 बैठ के आपको समझा रहा है कि CAPF एग्जाम का सोल्यूशन ये है, तो एटलीस्ट थोड़ी सी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना, वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने चैनल, अपनी वीडियो की तरफ। रेक्टेंगुलर वॉल है डिवाइडेड इंटू 4 वगैरह देख लेना। इसका आंसर क्या आया था यार, 30th का आया था, 30th का आंसर आया था सी, यानी कि 6, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन में सोल्व नहीं करूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है यार, ये क्वेश्चन बड़ा सही क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी कोचिंगों का जो है पंगा पड़ने वाला है। आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो करेंगे, क्लेम करेंगे कि ये है, वो है, ये है आंसर, वो है आंसर, ठीक है। बट इसका आंसर मैं सच सच बताता हूँ क्या है। नेशनल इमरजेंसीज आर करेक्ट मेरे हिसाब से। देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊँ, बट इसका आंसर क्या है। बहुत सारी कोचिंग जो है इसका आंसर दे रही है 31वें का आंसर दे रही है सी। बहुत सारी कोचिंग जो 31वें का आंसर दे रही है वो है ये, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है डी, ठीक है। 2, 3, 4 पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, ये जो ओनली है ना इसने गलत कर दिया। ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट। बट लक्ष्मीकांत में एक और लाइन लिखी है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी, पहले भी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होने से पहले भी वो डिक्लेयर कर सकता है। तो ये जो ओनली है इसने गलत कर दिया, पहली स्टेटमेंट गलत, पहली स्टेटमेंट गलत, गलत गलत, ये तीनों आंसर गए, आंसर आ गया डी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी कोचिंग्स का इसके ऊपर डिस्प्यूट होगा, सब इसका आंसर सी देंगे क्योंकि उनको 4 स्टेटमेंट गलत लगेगी, बट 4 सही है, 4 जो है वो सही है, इसका पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसका आंसर आ गया डी, ठीक है। देन उसके बाद 32वां क्वेश्चन, 32वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव करते हैं। तो 32वां क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही मतलब वो होता है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंपीचमेंट ऑफ जज, जज का इंपीचमेंट करना है, नॉट करेक्ट। आपको पता है मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को, पहली बात तो मोशन प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता, वो जाता है जो क्या बोलते हैं उसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब लोकसभा आए तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स, राज्यसभा आए तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स, बोथ दी हाउसेस का नहीं होता। पहली स्टेटमेंट गलत है, आंसर आ गया ए, ठीक है। अगली स्टेटमेंट की तरफ मूव करो, ठीक है। देख रहे हो एलिमिनेशन वगैरह देख रहे हो, देखो चेकलिस्ट तो भूल भी गया मैं, 8 क्वेश्चन तो मैंने बता भी दिए थे आपको, ठीक है। अब 9वां तो मैं इसको भी ले लो, चेकलिस्ट में ले लो, क्योंकि बोला था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एग्जैक्टली नाम लेके बोला था भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आया है। एक और क्वेश्चन भी आएगा, ऑल्दो मैं पीछे के भूल गया क्या थे, 9 मान के चलो आप, ठीक है। 8 या 9 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिया G20 प्रायोरिटी, G20 प्रायोरिटी, देखो ग्रीन डेवलपमेंट ठीक है इंडिया की, वुमेन लेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल पब्लिक, देखो ये सारी वो चीजें हैं जो बहुत ही जनरल चीजें, बहुत ही कॉमन चीजें। इसका आंसर ना भी आता हो ना तो ऑल ऑफ द अबव लगाओ, बिंदास बेधड़क, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 के बाद हम मूव करते हैं 34th क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 9 हो चुके हैं चेकलिस्ट वाले क्वेश्चन, ऑल दो 1-2 मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सार्क, ठीक है। सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, सही बात है। हम कई सारे ग्रुप बनाएंगे, लोगों का वेलफेयर तो चाहेंगे, ये थोड़ी चाहेंगे कि लोगों की मार काट कर दो एक दूसरी कंट्री में। दूसरा, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, एक दूसरे के ऊपर सेल्फ रिलायंस बढ़ाना, बिल्कुल मतलब अपनी सेल्फ रिलायंस जो है वो डेवलप करना, ये भी ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट जो है, ये तो सिंपल सी बात है, म्यूचुअल ट्रस्ट तो हो गई। एक चीज नहीं होगी, वो क्या है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सार्क कंट्रीज है, खुद सोचो ना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे हो सकता है? इसमें इंडिया भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, दोनों की बातचीत तो होती नहीं, दोनों मिलते तो है नहीं, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इनका ऑब्जेक्टिव हो कैसे सकता है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जिस दिन ऑब्जेक्टिव बना दिया, उस दिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही आपस में अलग अलग हो जाएंगे, भाग जाएंगे ग्रुप छोड़ के, ठीक है। तो चौथी स्टेटमेंट क्या है? गलत। चौथी स्टेटमेंट गलत है, तो देखो क्या क्या आपका ऑप्शन निकला। चौथी स्टेटमेंट गलत, 2 ऑप्शन गए, 1 और 2 तो ठीक हो गया, तीसरी भी ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट तो चाहिए। अगर कोई 10 कंट्रीज आपस में ग्रुप बना रही है, क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि भाई म्यूचुअल ट्रस्ट ना हो उनके बीच में? या ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट ना हो? म्यूचुअल ट्रस्ट तो होगा ना। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, तो बी आंसर आ गया 34वें का। 34वें का आंसर आ गया बी। अब उसके बाद है 35वां, ठीक है। पानी पी लेता हूँ यार, थोड़ा सा प्यास लग रही है। देख रहे हो वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है भाई, पंखा बंद करके गर्मी में बैठा हुआ हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ, ठीक है। वरना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। मेरे को क्लेम थोड़ी करना है, क्लेम गेम थोड़ी करना है, मेरे इतने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन है। मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि चेकलिस्ट इसलिए, क्योंकि भाई लास्ट में क्या होता है, कुछ लास्ट के एक हफ्ते में ये चीज़ अगर पढ़ लोगे ना तो 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सोल्व करके आओगे, डेफिनेट सी बात है, और वही बता रहा हूँ बस। अब उसके बाद है प्योर डीमिनरलाइज वाटर। प्योर डीमिनरलाइज वाटर है, फ्री फ्रॉम ऑल, प्योर डीमिनरलाइज वाटर है, मतलब उसमें से सारे मिनरल सारे आयंस वायंस हटा दिए। तो कौन सा तरीका होगा? काल्गन मेथड यूज किया जाता है हार्ड वाटर को परमानेंट हार्डनेस के लिए, ठीक है। माइक्रो, ये मेम्ब्रेन से नहीं होंगे मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स तो मिले हुए होते हैं अंदर यार, मेम्ब्रेन से कैसे होंगे? माइक्रो फिल्ट्रेशन वगैरह कर लो, कुछ नहीं होगा उससे। बॉइलिंग से नहीं हो पाएगा, बॉइलिंग से सारे मिनरल्स नहीं हट पाएंगे, थोड़े बहुत रह जाते हैं फिर भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्योर डीमिनरलाइज वाटर बनाना है।
हमें यूज करना पड़ेगा। नाम बदल दिया, ये सिविल सर, ये सीएपीएफ में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। उसमें बोला गया था आयन एक्सचेंज मेथड, इसका भी नाम वही है, बस थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया। आंसर है सी, आयन एक्सचेंज मेथड है, ठीक। उससे आपका प्योर मिनरलाइज वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ओ देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल ये सोचना है बस, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई चीज रिड्यूस हो रही है और कोई चीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, बस ये पता लगाना है कौन सी ऑक्सीडाइज कौन सी रिड्यूस, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बोल रहा है Cu2O Cu2S, इस Cu में से ऑक्सीजन हट गया और SO2 जो है वो बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Cu2S है ना, इसने इस कॉपर की ऑक्सीजन खा ली, इस Cu2S ने इस Cu2O में से ऑक्सीजन छीन लिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब बोल रहा है कौन सा ऑक्सीडेंट है, कौन सा रिडक्टेंट है। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? Cu2S। ऑप्शन में कहीं है ही नहीं Cu2S, सिर्फ इसके अलावा, तो आंसर क्या गया? ए, कि ये Cu2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। 36। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से करोगे आराम से आपका जो है वो पेपर बढ़िया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट? भाई ये क्वेश्चन औकात के बाहर है मेरी, तो ठीक है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, मेरी औकात से बाहर है, ना मैंने इसको कभी पढ़ा ना मैंने कभी सुना, क्या है बस खूब सर्च किया, चैट जीपीटी से पूछा, आंसर आया डी, ठीक है। आंसर क्या है? डी। अब क्यों है कैसे है मेरे को नहीं पता, अगर कोई और कोचिंग वाला बढ़िया तरीके से बता रहा हो उनसे पूछो, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, और लिटरली औकात से बाहर था, पेपर में आता तो भी छोड़ता इसको मैं, बट आप लोगों को आंसर चाहिए तो बता देता हूँ, डी आंसर है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन इसका आंसर है, सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। अब उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट? ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन हो गया, चेकलिस्ट नंबर 10। मैंने बताया था कौन सा किसके सबसे नीचे रिएक्टिव आते हैं, तो ये जो गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम सबसे नीचे होते हैं, तो छठा ओ सॉरी प्लेटिनम, सी आंसर है इसका, 39 का सी, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ गया 40th क्वेश्चन, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनाया यार इन्होंने, मतलब मैं आपको पूरा दिखाऊं ना, पूरी ही मतलब स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन। वैसे तो मैं होता ना एग्जाम के अंदर तो मैं इसको देख के छोड़ देता, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, मेरे को डर लगता है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन करूं कैसे, और करना तो छोड़ो पढ़ूं कैसे इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन इसमें कैच है, कैच है बहुत ही सिंपल सा कैच है, पढ़ो आप पूरा पढ़ो। वैसे तो मैं मानता हूँ सांची स्तूपा वगैरह किसी को इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट एक कैच जो मुझे दिखाई दिया ना, वो ये दिखाई दिया ईयर का। ये कह रहा है 1918 के अंदर व्हेन द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड। आपको क्या लगता है, मतलब सांची स्तूपा जैसी चीज जो इतनी फेमस है, इतने टाइम से चलती आ रही है, क्या वो 1918 में डिस्कवर हुई होगी? वो हो सकता है 1818 में डिस्कवर हुई हो सकता है 1718 में डिस्कवर हुई हो, मुझे नहीं पता, बट 1918 तो बहुत रिसेंट है, 100 साल की भी बात नहीं हुई, 100 सवा 100 110 साल भी नहीं हुए अभी तो 1918 बहुत रिसेंट है। चौथी स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। और ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो चौथी गलत कर दो, चौथी गलत कर दो, चौथी गलत कर दो, चौथी गलत कर दो, आंसर आ गया डी, ठीक है। क्या आ गया आंसर? डी। आंसर क्या आ गया? डी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? जो डिस्कवरी की बात कर रहा है यार, मतलब सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, एलिमिनेशन मैं बता रहा हूं ना, आप अगर मेरी वीडियोस देख के जाते ना, देखो सब अपना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, कोचिंग्स वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैंने देखा एलिमिनेशन वगैरह के ऊपर वीडियोस कोई थी नहीं। लेकिन जो मैंने 2022 का पेपर सोल्व करके दिखाया था, 21 का सॉरी, और मैंने जो 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियोस बनाई थी, उनमें मैंने जो 4-5 नहीं यार, मैंने 19-20 और 21-22, हाँ 4 साल के पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चन कराए थे, उसी में मैंने समझा दिया था कि एलिमिनेशन चलता कैसे है। 6 के 6 स्टेटमेंट पढ़ो, वो पता लगाओ गलती कहाँ है। जब आपसे करेक्ट पूछ रहा हो ना, तो आप इनकरेक्ट ढूंढो, और ये इनकरेक्ट क्या है? 1918, तो बहुत रिसेंट की बात होगी। चौथी गलत हो गई, ये गया ये गया ये गया, आंसर आ गया क्या? डी, ठीक है। तो क्या आंसर 40वें का आंसर क्या है? एक बार कंफर्म कर लूँ भाई, डी। 40वें का आपका आंसर है डी, ठीक है भाई, बिल्कुल। देन उसके बाद आपका 41वां क्वेश्चन, एक और चेकलिस्ट का क्वेश्चन, इसको मैं डाल देता हूँ 10वें नंबर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था हिस्ट्री के अंदर क्या रिवाइज करोगे? टाइमलाइन। एक चीज बोली थी ना, याद होगी, टाइमलाइन बोली थी, और उस टाइमलाइन में ये बोला था कि कौन सा राजा कब आया, किसका कौन सा पीरियड था। ये अगर याद कर लोगे ना, पक्का 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब खुद सोचो, चाइनीज ट्रेवलर फाजियान के बारे में बोल रहा 6th सेंचुरी। फाजियान जो है वो 6th सेंचुरी में नहीं था, ठीक है। और अब याद तो मेरे को भी नहीं आ रहा कब था, बट इतना तो ध्यान है यार, 6th सेंचुरी तो नहीं था। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या रहेगी? गलत। ये क्या पूछ रहा है? करेक्टली मैच पूछ रहा है, करेक्टली मैच पूछ रहा है, दूसरी स्टेटमेंट रहेगी गलत, दूसरी गलत, ये भी गया ये भी गया। अब उसके बाद इससे ये पता चल गया 5 ठीक है, तो ये 5 ठीक है। और अब उसके बाद बचा 1 3, या तो 1 और 3 ठीक है, या फिर 4 और 6 ठीक है, ठीक है। और हर्षा चरिता बाण भट्ट, ये भी गलत है, 6th सेंचुरी नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर 4 भी गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया, इसका आंसर आ गया डी, ठीक है। इसका आंसर आ गया 135, ठीक है। देखो ये मत बोलना कि सर ये बताओ कि कौन सा कब था, नहीं पता भाई, याद नहीं है बिल्कुल भी। क्यों याद नहीं है?
2021 में तैयारी करी थी, 20 में, 21 में तो दे दिया था बस ऐसे ही हो गया क्लियर और रैंक 1 भी आ गई, बट असली तैयारी जो थी वो 20 में करी थी। उसके बाद से तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ने का टाइम मिला नहीं है कुछ। सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है 2 बार से, क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं है कुछ भी, तो इसलिए याद नहीं है, बट हाँ मोटा मोटा याद है। हर्षचरिता और ये दोनों है, ये अपने गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है अपना? एक तो फाजियान वाला गलत है और एक अपना ये हर्षचरिता वाला गलत है, 2 गलत हो गए, आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं, और ये 41 का मैंने बता दिया, 41 का क्या आंसर है? डी, ठीक है। 41 के बाद आप बात करते हैं 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया सिविल सर्विसेज के अंदर, जहाँ पे सॉरी सिविल सर्विसेज नहीं, सीएपीएफ के अंदर आया 2020 के अंदर, जहाँ पे खरोस्ती स्क्रिप्ट कुछ फेमस हुआ था। खरोस्ती स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अरेबिक स्क्रिप्ट 2022 में आया, सॉरी 2022 में सीएपीएफ, क्या पेन चल नहीं रहा भाई ठीक से, सीएपीएफ 2022 में आया था, अशोका की स्क्रिप्ट। तो उधर ये था कि ब्राह्मी भी है और खरोस्ती भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है। अब जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है करेक्ट पूछ रहा है, ब्राह्मी जो थी यूज फॉर राइटिंग मैनी, ये नहीं बोल रहा कि सारे, एक होता है ऑल दी अशोकन इंस्क्रिप्शन, एक बोल रहा है मैनी। मैनी क्या होता है? 2 भी अगर हो गए ना तो मैनी में आ जाएंगे, 3 भी हो गए तो मैनी में आ जाएंगे, तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता भाई, हाँ ठीक है पता है, ये मेसोपोटामिया नहीं होगा यहाँ, इसके अंदर मेरे ख्याल से ये जो कहीं ना कहीं मैंने वो ध्रुव राठी की एक वीडियो है जिसमें उसने वो बताया था, कौन सी है वो, इजिप्ट के बारे में बताया था थोड़ा सा, वो पिरामिड्स वगैरह के बारे में, तो शायद इसका इजिप्ट है और इसका मेसोपोटामिया, ये दोनों इंटरचेंज है, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। अब ये तो ठीक है, इसका देखते हैं। खरोस्ती साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लो भाई गलत। खरोस्ती स्क्रिप्ट का अगर पिछले साल वाला क्वेश्चन सोल्व किया हो तो ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं है, थीम्स हिस्ट्री में दे रखा है, ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं है, ये है अपना नॉर्दर्न इंडिया में, अफगानिस्तान की तरफ, उस मतलब अफगान वाले रीजन के अंदर था ये बेसिकली, तो ये भी गलत हो गया। आंसर आ गया इसका ए, ठीक है, इसका क्या आंसर आ गया? 42वें का ए आंसर आ गया, ठीक है। और ये चीज़ें समझा क्यों रहा हूँ, देखो हो सकता था डायरेक्टली आंसर की डाल सकता था, बट ठीक है कर रहे हो तो ठीक से कर लो यार, मतलब अगले साल भी पेपर दोगे और नए बच्चे जो वो भी देखेंगे इस चीज़ को, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। देन उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। मेरे को तो नहीं आता था ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन एलिमिनेशन करा ना तो आराम से हो जाएगा। नोट पूछ रहा है पार्ट टाइम, मतलब पार्ट ऑफ द डेली टाइम टेबल, कौन से किंग का डेली टाइम टेबल जो है वो नहीं था, मतलब किंग का डेली टाइम टेबल का ये पार्ट नहीं था। कोई भी राजा है उसको डिफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिएगी, बिल्कुल। कोई भी राजा उसने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डेली बात करेगा, बिल्कुल। कोई भी राजा उसको रिवेन्यू जो है वो तो चाहिएगा, पैसे तो चाहिए यार, अयाशी कैसे करेगा वो, ठीक है। लेकिन विजिट द टाउन इनकॉग्निटो, अगर कोई भी राजा इतना बढ़िया होता कि वो डेली जा रहा है, ठीक है, विजिट द टाउन इनकॉग्निटो। अब इनकॉग्निटो का मतलब है छुप छुप के, इनकॉग्निटो पढ़ा ना गूगल में, इनकॉग्निटो, यूट्यूब में इनकॉग्निटो मोड होता है, वो होता है छुप छुप के। तो टाउन के अंदर जा रहा छुप छुप के, तो डेली थोड़ी जाएगा यार, पागल थोड़ी है उसके, मतलब कीड़ा वीड़ा थोड़ी है उसके, डेली जाएगा वो, क्यों घूमेगा वो, पागल थोड़ी है। और काम करेगा अपना, ठीक है, अय्याशी करेगा, गेम वेम खेलेगा थोड़ा, ठीक है, अपना शिकार विकार करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। अब उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 43वें के बाद 44वां क्वेश्चन, ठीक है। लो भाई, एक चेकलिस्ट का 11वां क्वेश्चन जो मैंने बोला था, सेल क्वेश्चन, सेल का यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसके अंदर अपना डीएनए राइबोसोम सब में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है, ठीक है। देन उसके बाद 44 हो गया। 45वां क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरीड बाय, तो कैरीड दिखा यहाँ पे क्या बोल रहा है? अमीनो एसिड्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय, देखो करते सारे आरएनए काम है, लेकिन कैरी करना वो काम करता है ट्रांसफर, और ट्रांसफर कौन करता है? टीआरएनए। टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। एम का होता है मैसेंजर आरएनए, आर का होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ट्रांसफर करता है, जो इन चीजों को ट्रांसफर करता है। इसका आंसर क्या आ गया? डी। 45 का क्या आ गया? डी, ठीक है। और देन 46 पे आ जाओ। 46 वर्टेब्रेट्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स ऑफ विच प्लेज एन डिटॉक्सिफ, लो भाई एक और सेल का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 12वां, ठीक है, सेल वाले चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें क्या था? डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बोल रहा है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, लीवर है आंसर, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, लीवर करता है। देन एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन, रेट ऑफ एन एंजाइम, कोई भी एक रिएक्शन है उसको में कैटेलाइज डाला हुआ है, अब वो रिएक्शन जो है उसका रेट किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपको पता है रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर को बढ़ा दो, रिएक्शन पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ये रेट के बारे में बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा रेट बढ़ेगा कि घटेगा। अगर घट रहा है तो भी डिपेंड कर रहा है और बढ़ रहा है तो भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको मार्क्स दिलाती है, और यही छोटी छोटी चीजें आपको 180 पार जो है वो पहुंचवाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला है पहले भी, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये बोल रहा रेट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये नहीं बोल रहा घटेगा या बढ़ेगा, रेट डिपेंड किस चीज पे करेगा? टेम्परेचर घटाओगे या बढ़ाओगे, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये बोल रहा है नोट ऑन टेम्परेचर, गलत, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है पीएच,
पीएच के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि एसिड या बेस कुछ ना कोई रिएक्शन है उसमें एसिड ज्यादा डाल दिया, रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पीएच पे भी डिपेंड करेगा। ये कह रहा है नोट ऑन पीएच, ये भी गलत हो गया। तो बेसिकली क्या है कि सबस्ट्रेट मतलब होता है जो चीजें बन रही है उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है, जो चीज हमारे उसके अंदर यूज हो रही है मटेरियल, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कंसंट्रेशन रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर आ गया ए। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जो है दिमाग मतलब बहुत ही ज्यादा यार कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, समझ जाया करो, ठीक है। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है जी, स्टार्च और ग्लाइकोजन मेड अप ऑफ ग्लूकोज। हाउएवर जो स्टार्च है वो प्रेजेंट इन लीवर एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। अच्छा जी, देखते हैं। ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल्स, ठीक है, बट स्टार्च इन मेड इन प्लांट सेल, ठीक है, यही आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज से दो चीजें बनती हैं, मतलब बनता तो बहुत कुछ है बट मेन चीजें होती है ग्लाइकोजन और स्टार्च। प्लांट जो होते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है जिसको वो स्टोर करते हैं, उससे वो एनर्जी लेते हैं। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं और उसके बाद जो बच जाता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो होती है ग्लाइकोजन, उनके पास होता है स्टार्च, ठीक है। तो आंसर आ गया बी। देन उसके बाद 49th, सम वायरल इन्फेक्शंस के अंदर प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है? सिंपल, इतना फालतू की बात नहीं पढ़ते। प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है? ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है, ये तो सबको ही पता होगा यार। 49 का डी आंसर है, ठीक है भाई। अभी तक तो देखो मैं बताऊं ना, इसमें से आर्ट एंड कल्चर को हटा दो, मैथ का एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, मतलब आए हैं लेकिन मतलब थोड़े मैथ के मुश्किल है। देखो अभी बोल रहा हूँ मैथ मुश्किल है, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल जो है वो मुश्किल है, उसके अलावा पूरा पेपर ईजी है। और करंट अफेयर तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। जिसने तबीयत से एक दो मैगजीन पढ़ ली होगी या मैराथन वीडियो देख ली होगी ना, उसका आराम से हो गया होगा। सेकंड 5 ईयर प्लान, ये भी चेकलिस्ट में है, ठीक है। चेकलिस्ट में इकोनॉमी की चेकलिस्ट में बोला था कि जो 11th की इकोनॉमी है उसमें एक चैप्टर है जिसमें सारे 5 ईयर प्लान बता रखे हैं। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हो गया 13वां क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें अब बोलोगे तो बोलने वाला तो ये भी बोलेगा सर ये तो फिर पूरा सिलेबस ही है, ये है वो है, ठीक है, कोई बात नहीं, सिलेबस है, लेकिन ये जितना बताया गया था वो लास्ट के एक हफ्ते में रिवाइज किया जा सकता था, सिंपल, और कुछ नहीं है। बहाने ढूंढने वाला हर कहीं से बहाने ढूंढता है, ठीक है। और ये भी चेकलिस्ट का क्वेश्चन है, लो 14वां क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने बोला था नहीं ये चेकलिस्ट में नहीं था। चेकलिस्ट में मैंने ना ये नहीं करे, ग्रासलैंड कवर नहीं करे, बट मैंने डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स और रिवर्स, ये 4 कवर करे थे। अब मुझे ध्यान नहीं रहा यार, ग्रासलैंड आ गया, ठीक है, ठीक है, मत मानो इसको, इसको एक्सक्लूड कर दो, बट ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखो पेम्पाज के बारे में पता होगा, अर्जेंटीना में होते हैं, और अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका। सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, एक ऑप्शन गया, एक ऑप्शन गया, ठीक है। प्रेरीज का सबको पता है, प्रेरीज के बारे में सुना होगा, व्हीट बॉल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, व्हीट बॉल ऑफ वर्ल्ड, ये कहाँ है? ये अपनी होती है अमेरिका, मतलब अपना जो यूएस है उसमें, और कनाडा में, ठीक है। तो प्रेरीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ठीक है, ये आंसर आ गया सी। 51 का आ गया सी, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन था, चलो ठीक है, मैं गलती मानता हूँ, मैं ग्रासलैंड बोलना भूल गया, लेकिन मैंने डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स और जो रिवर्स हैं ये बोल ली थी मैंने चेकलिस्ट के अंदर। अब उसके बाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलेट्स का क्वेश्चन, आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो मिलेट्स तो आना ही था, ठीक है। मिलेट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, जी इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट, जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। 1 और 2 डेफिनेटली करेक्ट है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। 3 के ऊपर बात आ गई। मिलेट्स के अंदर क्या आता है? सोरगुम आता है, बिल्कुल, और लेस देन 3% ग्लोबल। देखो यहाँ मेरे को डाउट था, लेस देन 3% सही है कि गलत है। अगर मैं एग्जाम में बैठा होता, अभी तो मेरे को आंसर पता है, एग्जाम में बैठा होता, इस तीसरी स्टेटमेंट को गलत करता, आंसर लगाता A 1 और 2 ओनली, बट तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर है डी 1 और 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3 इसका आंसर क्या है? डी, ठीक है। एग्जाम में बैठा होना अलग बात होती है भाई, जो हम जैसे हमने एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, बैक टू बैक 3 बार क्वालिफाई किया है, इस बार जाता, इस बार भी होता। लेकिन बात ये आती है कि जो कोचिंग्स वाले बैठते हैं ना, जो आंसर की बनाते हैं, उनको लगता है कि बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, ठीक है, इजी है, लेकिन एग्जाम माइंडसेट क्या होता है? तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से वही बता रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठ के क्या आंसर बता रहा हूँ, और जब मैं एग्जाम में बैठा होता ना तो मैं क्या आंसर लगाता इसका। तो मैं दोनों चीजें लेकर के चल रहा हूँ, ताकि आप लोग ना डिमोटिवेशन में ना जाओ कि यार ये आदमी को सारे आंसर कैसे पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने पहली पढ़ लिए भाई, वो आप लोगों के सामने पहली बार आए थे, हमने आंसर की बनाई है ना, तो हमने पढ़ लिया वो सारा। तो इसलिए जुमलों में मत फंसना किसी भी चीज के, जो ये बोल दे कि बहुत ईजी है। मेरे को ईजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को आता है, ठीक है, बट मेरे को फिर भी मैथ टफ लग रही है भाई, मैथ बहुत मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं थी मैथ, ठीक है। और जो नॉर्मल मैथ बैकग्राउंड का बंदा नहीं है ना, उसको वो फंसेगा। जिसने सीडीएस की तैयारी करी है वो फिर भी मैथ सोल्व कर लेगा, या सीसेट को तबीयत से सोल्व किया है वो भी कर लेगा, लेकिन मैथ मुश्किल है भाई। सिर्फ सीएपीएफ की तैयारी करने वाला ना मैथ में फंसा होगा जरूर। देन उसके बाद 53 क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है, 5, ठीक है। 54th क्वेश्चन का है फिर ए। ये सब सोल्व नहीं कर सकता यार, मैं देख लेना, मैंने कर दिए हैं सोल्व अपने रफ कॉपी में, अपना देखते रहना कैसे आया। 55 का आएगा डी, ठीक है, 11,340। 55 का आया था
डी, ठीक है। देन उसके बाद 56 का आंसर क्या है? 56 का आंसर है बोथ, 56 का आंसर है सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। 57 का है हाउ मेनी डिजिट्स आर पॉसिबल, 57 का है 57 का डी 40। 58 का बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये चलो ठीक है, ये मैंने बोला था वैसे ज्योग्राफी के अंदर कि जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसमें से सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, ये मैंने बोला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ले रहा हूँ 14th क्वेश्चन अपना चेकलिस्ट का 14th क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि मेरी अर्जुन टेसरी से इतना आ गया या फिर मेरे उड़ान ग्रुप से इतना आ गया, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से यार, मतलब मेरे को उस चीज़ से कोई वो नहीं है। मेरे को यूट्यूब से बहुत प्यार है, लेकिन जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब चैनल, इस पर बहुत मेहनत करी है, इससे बहुत प्यार है। तो उसी चीज़ का बता रहा हूँ कि उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है। मैं 14th क्वेश्चन आपको गिनवा रहा हूँ जो मैंने चेकलिस्ट में से बताया था। जो बच्चा उसको फॉलो करेगा वो करेगा, ठीक है, जो नहीं करेगा उसको बहाने ढूंढेगा, ठीक है। मैंने बोला था कि पॉपुलेशन जो ज्योग्राफी है उसमें से सिर्फ डेफिनेशन कर लेना, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, और भी चीज़ें, अपना पॉपुलेशन एजिंग हो गया, और चलो कुछ भी नहीं है चेकलिस्ट, छोड़ दो इसको, लेकिन बहुत सिंपल है फिर भी। पॉपुलेशन एजिंग कब होती है? पॉपुलेशन एजिंग तब होती है जब बूढ़े की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, ठीक है, बूढ़ों की पॉपुलेशन। द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन प्रोपोर्शनली लेसर, जो ओल्डर पॉपुलेशन है ना वो लेसर नहीं होगी, वो हाइयर होगी, ठीक है। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट है गलत, ए ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है, सी ऑप्शन भी गलत। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जापान हो गया, यूएस, कनाडा हो गया, इन सब में क्या हो रहा है कि हाइयर एज जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, बिल्कुल, जब भी तो वो इंडियंस की तरफ आ रहे हैं, हम ही तो आप तभी तो बोल रहे हैं कि आज की सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी, क्यों? क्योंकि हम जवान हैं, ठीक है। 58 का हो गया बी आंसर, 58 का क्या आंसर हो गया? बी। देन उसके बाद आते हैं 59th के ऊपर। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। एग्जाम के अंदर एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे लगती है वो भी बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि बता के आंसर की बता करके चले जाऊँ फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ उसमें, तो यही करता रह जाऊँगा पूरे दिन फिर, ठीक है। तो इसलिए इसी में बता रहा हूँ सब कुछ। देन उसके बाद आ गया 59th एस। ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2018-2019 में बहुत फेमस था, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में आया था 2018 में, लेकिन ठीक है आ गया तो आ गया, अब क्या करें, ठीक है। एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, अब क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट यूएन, क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट से रिलेटेड एक ही हमारे पास बहुत बड़ी कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और उसके अंदर ही पेरिस एग्रीमेंट भी आता है, तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ होगा। 59 का सी। बट मैं अगर एग्जाम में मैं बैठा होता ना तो शायद मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता, या तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता या मैं इसका बोथ 1 and 2 लगाता, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ, मैं अगर एग्जाम में बैठा होता या तो छोड़ता या फिर बोथ 1 and 2 लगाता, इसका बोथ 1 and 2 आंसर है 59 का। देन 60th क्वेश्चन, 60th क्वेश्चन में क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये भी बहुत ही थोड़ा सा, ये मतलब नया टॉपिक है, 2021 या 22 में शायद फेमस था, लेकिन इसमें बहुत कैच है, बहुत ही सिंपल। अब क्लाइमेट न्यूट्रल की बात हो रही है, इट ड्राइव्स इट्स एम फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी हो, यूएनएफसीसी और पेरिस एग्रीमेंट अगर मेंशन हो ना तो आंसर वही होते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को, अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स को एनकरेज करेगा ताकि हम कार्बन न्यूट्रल पहुंच जाए 2030 में। मतलब आपको लगता पॉसिबल है ये? 2022 की बात हो रही है, 7 साल के अंदर कार्बन न्यूट्रल बना दोगे पूरे वर्ल्ड को? 7 साल के अंदर नहीं होगा, ये 2050 है। यहाँ पे जो डेटा है ना इसके अंदर वो 2050 है। तो कई बार चलो एलिमिनेशन डेटा वाली एलिमिनेशन सही भी पा गई है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ठीक है, इसका आंसर हो गया 2 ओनली। देन उसके बाद है 61 वाला, कवच के बारे में बात हो रही है। जिसने करंट अफेयर्स ठीक से पढ़े होंगे उसको पता होगा, कवच एक हैकेथॉन था, और हैकेथॉन किससे रिलेटेड था? साइबर सिक्योरिटी। तो आर्म फोर्सेस का इसमें कोई रोल नहीं था, पहली स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत, हैकेथॉन था। 61 का आ गया बी, ठीक है, 61 का आ गया बी। जिसने करंट अफेयर्स ठीक से पढ़े होंगे भाई उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़े होंगे वो फिर वो ऐसे ऐसे पेन घुमा रहा होगा बैठ के कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भाई देखो बिल्कुल नहीं आता था मेरे को, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, सीधा आंसर बता देता हूँ क्या है, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड के बारे में बोल रहा है। 62 का मैंने आंसर ढूंढा तो क्या मिला मेरे को? सी मिला इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर मेरे को मिला सी। अब क्यों है कैसे है मुझे नहीं पता, ठीक है, आता ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, जो एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर है ना यार, वो मेरा इतना खराब है कि कोई जो प्रिपरेशन शुरू कर रहा होगा ना शायद उसको भी ज़्यादा आता होगा मेरे से, ठीक है। मतलब जिसने 2-4 महीने की प्रिपरेशन कर लिया उसको भी सेम क्वेश्चन इसके बारे में भी भाई नहीं पता, कुछ भी हाथ जोड़ के कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। फेक क्लेम में करना नहीं मेरे को कि भाई ये मेरा या वो है या ये आता था वो आता, मेरे को नहीं आता इसके बारे में कुछ भी। इवन मेरे को बस एक पता है बस, नॉर्दर्न NBP, ये NBP जो लिखा है ना, मैंने एक पढ़ा था, नॉर्दर्न ब्लैक पोलिश वेयर, एक इसके बारे में तो पता है कि ये तो पोट्री है, उसके अलावा इन 3 के तो नाम भी नहीं सुने मैंने, ये पता नहीं कौन सी चिड़ियाओं के नाम है। तो इसका आंसर है 63 का आंसर बता देता हूँ, सिंपल क्या है, 63 का आंसर है बी, ठीक है। नहीं पता, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर भाई मेरा गेम नहीं है, हाँ ठीक है, ये पता था मेरे को, कुछ पता भी होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सेंटर जो कि मेंशन है अशोकन इंस्क्रिप्शन में, अशोका के इंस्क्रिप्शन में, ऑल्दो कोसाम्बी का भी मेरे को लग रहा था डाउट। अगर देखो अभी तो क्या है, मैं डाउट में था बी और सी में, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता शायद मैं बी लगा आता, लेकिन इसका आंसर जो है वो सी है, स्वर्णगिरी, ठीक है।
देन 65th विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, ये तो पता था यार मेरे को। ये क्यों पता था, देखो मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया, मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम दिए। ये क्वेश्चन ना हर साल ही रिपीट होता है, ये सीएपीएफ में भी आया है शायद यार, कौन सा सीएपीएफ में आया है मेरे को याद नहीं, मैंने 20, 21, 22 तीनों दिए हैं, उनमें से किसी एक में आया। और वहां मैंने पढ़ा था कि पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे ना वो इंडो ग्रीक्स लेकर के आए थे, ना कि कुशनास। तो यहाँ पे बोल रहा है कुशनास इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, इसका आएगा इंडो ग्रीक। मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा बी, कि बी जो है वो गलत है, 65th का आएगा बी, क्योंकि इंडो ग्रीक्स थे जो पहले गोल्ड कॉइन लाए थे। आप गूगल पे सर्च कर लो, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, आप कहीं पूछ लो, इंडो ग्रीक इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब कोचिंग वाले इसका सीओडी भी बता रहे होंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बट मैंने जो पता था वो बता दिया। एक भाई ये क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ट्राई करता मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। ये बोल रहा था शरोता इन्वॉल्व द यूज ऑफ 3 फायर्स, घरा पत्या जो पढ़े ही नहीं जा रहे वो सोल्व कैसे होंगे यार, ठीक है छोड़ दो यार, मैं इसका आंसर बताता हूँ, मेरे को नहीं आता, ठीक है। 66 का आंसर है इसका, 66 का आंसर है ए, ठीक है। अब क्यों है कैसे है मुझे नहीं पता, देख लेना, मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ देता हूँ यार मैं, ठीक है। ये ट्रांस साइबेरियन, ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है था इजी, बट ये यूपीएससी ने ना बड़ा टफ बना दिया इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था इजी बट यूपीएससी ने इसको क्या कर दिया, टफ बना दिया। कैसे, ये जो 12वीं क्लास की ज्योग्राफी है ना, उसमें ट्रेड वगैरह वाला चैप्टर और जो रेलवेज वाला रोडवेज वाला चैप्टर है वो उस पढ़ता है हर कोई, 4-5 नाम है वो याद करता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ट्रांस कैरेडियन रेलवे है, ठीक है। और इस तरह से अपना जो सी रूट है वो भी याद करता है 2-4। तो वो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक ये पूछता क्वेश्चन, तब बढ़िया होता है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया डज नॉट रन अक्रॉस वेयर, तो मुझे नहीं आता था भाई इसका आंसर क्या है वो बता देता हूँ। 67 का आंसर है बी, ठीक है, कोकस माउंटेन्स, ठीक है, इसका आंसर क्या है बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 68, ठीक है। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बारचंस, दीज लैंडफॉर्म्स थार डेजर्ट के अंदर मिलेंगे, बिल्कुल जी क्यों नहीं मिलेंगे, थार में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, ठीक है। दूसरा द विंडवार्ड साइड, इसके बारे में भी डाउट है। दूसरा 2 एंड्स, ये जो बारचंस होते हैं ना ऐसे होता है, इनको बोलते हैं हॉर्न्स, ठीक है, ये भी ठीक है। अब बात आती है द विंडवार्ड साइड हैज कनकेव स्लोप, गलत है जी, कनकेव नहीं होता, कन्वेक्स स्लोप होता है, ठीक है। क्या होता है, कन्वेक्स स्लोप होता है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है, ये भी चेकलिस्ट में डाल दूं, ठीक है। 15 मैंने बोला था लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, और 2 आए हैं, हर साल आते हैं लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में से। आप अगर किसी को विश्वास ना हो रहा हो, एक बार फिर से चेकलिस्ट वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है जो उसके अंदर से आया है, क्योंकि लैंडफॉर्म्स है और ये किसके द्वारा बनता है, ये विंड के थ्रू लैंडफॉर्म जो है वो डेजर्ट वाले एरिया के अंदर बनते हैं, और इसके अंदर कन्वेक्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। 68 का दूसरी स्टेटमेंट गलत है, 2 ऑप्शन गलत, और आपका आंसर आ गया सी, ठीक है। 69 पे आ जाओ आप। 69 ये इजी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज, जब एनर्जी है तो उसको यूज तो कर ही जब एक बार एनर्जी प्रोड्यूस कर लिए उससे चाहे आप कुछ भी करो फिर, ठीक है। हॉट वाटर के लिए यूज कर लो, डायरेक्टली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाथिंग, जो करना है वो करो, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जीज ऑफन चीपर देन सम सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अरे सही तो बात है, न्यूक्लियर एनर्जी सम सोर्सेज बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि न्यूक्लियर एनर्जी इज द चीपेस्ट सोर्स, नहीं, ये बोल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी इज चीपर देन सम सोर्सेज। तो सम सोर्सेज में अगर एक भी सोर्स ऐसा मिल गया जो बहुत ही ज्यादा महंगा है, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर एनर्जी सस्ती है, तो हो गया ये स्टेटमेंट ठीक, समझ रहे हो। ये मैंने बताया था एलिमिनेशन टेक्निक वाली वीडियोस के अंदर कि जो एग्जामिनर है ना वो जानबूझ के क्वेश्चन में एक ऐसी वर्ड ऐड करने की कोशिश करता है जो उसको 100% सही बना दे, या फिर उसको ऐसा वर्ड डालने की कोशिश करेगा जो स्टेटमेंट को 100% गलत बना दे। तो इसने 100% सही बना दिया सम वर्ड ऐड करके। और पावर स्टेशन में फॉसिल फ्यूल तो जलते ही हैं, तभी तो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं, तो तीनों स्टेटमेंट इसकी ठीक है। इसका आंसर आ गया बी, 69 का आ गया बी। देन आ गया 70th, ठीक है। 70th एक और एलिमिनेशन क्वेश्चन, एक और अपना चेकलिस्ट का क्वेश्चन है 16। एनवायरनमेंट की जो मैंने बताई थी उसके अंदर बोला था, मैंने बोला था आप देख लेना, वर्ड भी बोला था कन्वेंशंस, ठीक है। कन्वेंशंस मैंने बोला था कि कन्वेंशन जो है वो याद कर लेना, लास्ट में कन्वेंशंस भी आती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है IUCN, WWF, ट्रैफिक, ऐसे नाम लेके भी बोला था, ठीक है। तो कन्वेंशंस के अंदर क्या आता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन आपकी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, मीनामाता कन्वेंशन आपकी मरकरी है, ठीक है। तो ए का आपका 2 हो गया, बी का आपका 3 हो गया। पहले तो बी का 3 ढूंढ लो, बी का 3 आपका ढूंढ लिया, ये हो गया, ठीक है। और ए का आपका 2 हो गया, तो 70 आ गया आपका डी आंसर, ठीक है। 70 का क्या है आपका डी आंसर है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। 70th का क्या है डी, ठीक है। अब उसके बाद है 71st,
ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आता तो नहीं था लेकिन फिर भी इसको सोल्व कर सकते थे। कैसे? द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पीपल्स यूनियन लिबर्टीज। अब देखो सिविल लिबर्टीज की बात हो रही है, समझ रहे हो, ऐसे ही नाम नहीं रखे जाते किसी भी जजमेंट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है, सिविल लिबर्टी की बात कर रहा है। और सिविल लिबर्टी से रिलेटेड कौन कौन सा? राइट टू शेल्टर तो आज भी नहीं है, ठीक है, राइट टू शेल्टर तो कहीं ऐसा है भी नहीं। राइट अगेंस्ट कस्टडियल वायलेंस, अभी इसका हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। स्पीडी ट्रायल भी हो सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन 2004 देखो, 2004 और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005। तो 2004 और 2005 समवट सिमिलर है। अगर मैं पेपर में बैठा होता इसका आंसर लगाता सी, और इसका आंसर सी ही है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देन 72 भाई ये नहीं पता था, नाम जरूर, नाम सारे केसेस के सुने हैं लेकिन ये नहीं पता आया कहां से, ठीक है। ये पॉलिटी बड़ी टफ बना दी इन्होंने। हैबस कॉर्पस की बात कर रहा है तो इसका सीधा आंसर है एडीएम जबलपुर, ठीक है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। केस पता है मेरे को ये, और ये मेनका वाला भी पता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं पता था, ठीक है। 72वें का आंसर आ गया बी, ठीक है। देन 73वां क्वेश्चन देखो, ये एक और डाल दो भाई चेकलिस्ट के अंदर, ठीक है। 70वां क्वेश्चन, क्योंकि बोला था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पढ़ने, सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है पहले, हाई कोर्ट का भी आ गया। अब आर्टिकल 226 के अंदर नोट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। 226 के अंदर रिट इशू करती है, सारी रिट इशू करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक अच्छी बात डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए इश्यू करती है, हाई कोर्ट जो है वो दूसरी चीजों के लिए भी कर सकती है, ये भी ठीक है। तीसरा, दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड टू सुप्रीम कोर्ट, ये हो ही नहीं सकता भाई, हाई कोर्ट किसी भी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डेरोगेट नहीं कर सकती। तो सी आंसर आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 73rd का सी आंसर है। देन उसके बाद अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कंकरेंट लिस्ट, ये लिस्ट वो लिस्ट। बैंकिंग जो होती है ना वो एक्सक्लूसिवली दे, ये भाई ने एक्सक्लूसिवली वर्ड जो है ना उसको सोच करके ये आंसर लगा दिया होगा, बट ये गलत है। लेजिस्लेशन जो क्रिमिनल लॉ वगैरह के ऊपर आते हैं ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, क्योंकि स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड ये भी अपना कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड, एक होता है इंटर स्टेट ट्रेड, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब होता है उसी स्टेट के अंदर ही अंदर, और एक होता है इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो ये स्टेट लिस्ट में कैसे आ सकता है? मतलब अगर दिल्ली या चलो दिल्ली छोड़ दो, यूपी और केरला, इनके बीच में अगर कोई ट्रेड करना है, ये दोनों स्टेट लिस्ट में कैसे आएगा? कौन सी स्टेट की लिस्ट में आएगा? और दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा। मान लो मध्य प्रदेश होगा, वो बोल दे मैं तो निकलने ही नहीं दूंगा इस ट्रेड को, मैं इस रास्ते से जाने ही नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो ये इसलिए सेंट्रल लिस्ट के अंदर है। यूनियन लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट है ये मुझे याद नहीं, बट स्टेट लिस्ट नहीं हो सकता। लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। 74 का सी आंसर है। 75 भाई ये लॉलीपॉप देखो, ठीक है। ये 70 और ये 75, ये दोनों क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। ये क्वेश्चन है, इसी में से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद आ गया 76 क्वेश्चन, ये नहीं पता था भाई मेरे को, लेकिन थोड़ा सर्च करा इसके बारे में, फिर पता चला नोट करेक्ट पूछ रहा है। और ये मदर्स, ये माँ प्रोग्राम है, इसका प्रोग्राम का नाम आया था, कुछ फेमस हुआ था, माँ प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि जो माँ है वो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जो है उससे रिलेटेड था ये। तो प्रमोट्स अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला पॉइंट है ये बिल्कुल ठीक है। नोट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो मैंने क्या बोला था, जब भी करेक्ट पूछे तो आप नोट करेक्ट ढूंढो, और जब नोट करेक्ट पूछे तो करेक्ट ढूंढो। मैंने करेक्ट ढूंढ लिया कि तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आंसर आ गया सी। आ रही है एलिमिनेशन समझ में? कुछ लोग बोलते हैं कि एलिमिनेशन नहीं लगती, यूपीएससी ने ये कर रखा है, आप तो लोगों का पागल बना रहे हो। नहीं होता भाई ऐसा, आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास अटेंटिवनेस होनी चाहिए। अगर अटेंटिव हो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। माँ प्रोग्राम है और ये ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो 3 तो स्टेटमेंट ठीक है, 3 ठीक होती है, आपके तीनों ऑप्शन कट गए, आंसर आ गया सी। 77th क्वेश्चन, एक और राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन भाई, एक पहले आ चुका है, एक दूसरा आ चुका है, ठीक है। देयर शैल बी नॉट मोर देन 12 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, ये गलत है, करेक्ट पूछ रहा आपसे। नॉट मोर देन 12 बात गलत है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं नॉट मोर देन 10 है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? गलत। ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया बी, ठीक है। 2 ओनली, आंसर क्या आ गया बी। अब कौन लोग हैं जो वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा टफ पेपर है? देखो मेरे को नहीं लग रहा टफ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर और मैथ्स, इन दोनों मैथ्स में इंजीनियर हूँ, मेरे को टफ लग रहा है, मतलब टफ मेरे को मुश्किल लग रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन लग रहे हैं। बाकी सोल्व मैं सारे कर दूंगा, मेरे को पता है टाइम के अंदर रह के मैं सारे सोल्व कर दूंगा। जिसने मैथ की प्रैक्टिस करी कर दिए होंगे उसने आराम से, ठीक है। लेकिन एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर वो थोड़ी सी टफ है, उसके अलावा तो बाकी सब इजी है, इसमें सब कुछ इजी है, ठीक है। 1-2 पॉलिटी के केस वेस वाले क्वेश्चन आगे छोड़ देना भाई, क्या हो गया, सारे थोड़ी याद होंगे। एक ये सोमनाथ ले चैटर्जी का, सोमनाथ चैटर्जी, हाँ ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट प्रोटम स्पीकर, देखो ये किसी एनसीईआरटी में नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोई फेक
चीज़ नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ईजी था, मेरे को तो आता था, मेरे को नहीं आता था भाई, ठीक है। नाम सबके सुने हैं, रवि रे का सुना है, पी ए संगमा का सुना है, चैटर्जी का सुना है, मुखर्जी सर का नाम नहीं सुना है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि कौन सा जो था प्रोटम स्पीकर था यूनानिमसली इलेक्टेड, ठीक है। मेरे को नहीं पता था भाई इसके बारे में कि इसका आंसर क्या है, मैंने सर्च करा, पता चला सोमनाथ चैटर्जी इसका आंसर है, ठीक है। 78 का सी। 79th, और ये वर्धमान महावीर, ये भी एक चेकलिस्ट में डाल सकते हो वैसे तो, बट उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कहीं से भी पढ़ लो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। मैंने बोला था वैसे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा जरूर डेफिनेटली, और आ भी गया, लेकिन तब भी सोल्व होता नहीं, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको क्या है, या पढ़ लेते एक बार। वर्धमान महावीरा अटेंड आउटसाइड द टाउन ऑफ दिस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यार, नहीं पता मेरे को। 79th का आंसर क्या है? 79th का आंसर है सी बोथ 1 and 2, ठीक है। 79th का आंसर क्या है? सी बोथ 1 and 2। मेरे को नहीं आता था, मैं छोड़ देता इसको पेपर में, ठीक है। 80 का भी सेम है, नहीं आता था भाई, कैसे होगा क्या होगा नहीं पता, ठीक है। और ये सारे नाम भी जो साउथ इंडियन है, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, मेरे को तो इनके बारे में वैसे ही नहीं पता। साउथ इंडिया का कोई टफ नाम आता मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो 80th का कोई क्या आंसर है? 80 का भी बता देता हूँ, 80 का बी आंसर है 1 and 2, ठीक है। देन उसके बाद आपका 81st, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 4 नोबल्स, ठीक है। नोबल एनिमल्स, ये तो सबको पता होगा यार, अशोक चक्र जो होता है ना, अशोक स्तंभ वगैरह जो है आपका, लायन कैपिटल एट सारनाथ वगैरह, उसी की बात कर रहा है थोड़ा थोड़ा। इसमें लायन भी है, बुल भी है, हॉर्स भी है, डियर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ए। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन 82nd, द रूलर विंध्या शक्ति, ठीक है। नहीं पता था मेरे को इसके बारे में, बट हाँ थोड़ा ये था ना, गुप्ता एज की बात हो रही है, प्रीसीडिंग द गुप्ता एज, तो वो थे वकाटकास, ठीक है, वकाटकास। इसका आंसर क्या है? ए आंसर। देन उसके बाद एंशियंट इंडियन मेडिकल ट्रीटीज फॉर हॉर्सेस कॉल्ड अश्वशास्त्र, इट एट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस। देखो पहली बार सच बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र सुना है, अश्वशास्त्र भी कुछ होता है पता ही नहीं था मेरे को, अश्वशास्त्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सेज शालिहोत्रा। और मुझे नहीं लगता यार ये किसी को आता भी होगा ये क्वेश्चन, बाकी ढूंढने के बाद तो सब बता देते हैं कि ये ऐसे है वो ऐसे है, नहीं आता होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सेज सलिहोत्रा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोइट्स इन मेडिवल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड द अष्ट छापा। देखो मथुरा एंड वृंदावन, ये एलिमिनेशन टेक्निक से सोल्व हो रहा है। मथुरा एंड वृंदावन, जो नॉर्थ इंडिया के होंगे उनको पता होगा कि मथुरा और वृंदावन वो रीजन है जिसको हम ब्रज गांव भी बोलते हैं, ब्रज गांव, ठीक है, और ब्रज भाषा भी बोलते हैं। तो इसका क्या है? सूरदास ऑफ ब्रज रीजन। तो इसका आंसर क्या है? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपना लेटराइट सॉइल के बारे में बात कर रहा है, ये भी एक चेकलिस्ट का क्वेश्चन है, तो आपका 17th क्वेश्चन हो गया, क्योंकि लास्ट में मैंने बोला था सॉइल्स वगैरह जितनी भी उनके टाइप्स और उनके फीचर जो एक बार याद कर लेना। लेटराइट सॉइल केवल हिमालय, मतलब फाउंड इन हिमालयाज में नहीं मिलती, बिल्कुल गलत बात है। वेरी लेस फर्टाइल होती है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। 1 and 2 बिल्कुल गलत है, तो वो ऑप्शन जिसमें 1 and 2 हो उनको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब 3 ठीक है, ठीक है। और चौथी देखो, पुअर इन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, ये तो है। पोटाश पे डाउट है थोड़ा सा, लेकिन मेरे हिसाब से जब नाइट्रोजन में भी है, ऑर्गेनिक मैटर में भी है, तो पोटाश में भी डेफिशिएंट ही होगी। सारे यार सारे मिनरल्स एक जगह से एक जैसे से ही होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो सी आंसर होगा इसका। बाकी हो सकता है ए भी आ जाए इसका आंसर, बट मोस्ट प्रोबेबली तो सी आएगा। 85 का सी, इसमें मेरा डाउट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रगी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज करेक्ट, ठीक है। तो रगी क्रॉप क्या है? मिलेट क्रॉप होती है, ठीक है। देन रबी क्रॉप सोन, ठीक है। कई बार रगी जो है वो रबी क्रॉप के रूप में भी उगाई जाती है। सॉरी, ये करेक्ट पूछ रहा है क्या? अच्छा करेक्ट पूछ रहा है, सॉरी मेरी गलती होगी, ठीक है। ये करेक्ट पूछ रहा है। ये क्या है? मिलेट क्रॉप जरूर है, बट साउदर्न इंडिया में बोल रहा है, साउथ इंडिया में नहीं होती, ठीक है। दूसरा रबी क्रॉप वो तो है ही नहीं, जब बोल दिया मिलेट क्रॉप है, और वो जैद जो बीच का जो सीजन होता है ना जनरली, उसमें उगाई जाती है। और नवंबर से मार्च तो है ही नहीं, नवंबर से मार्च, हाँ ठीक है, ये उसके बाद का जो सीजन होता है ना उसमें होती है, वो बीच का जो गैप का सीजन होता है। बाकी ये करेक्ट पूछ रहा है ना, तो ये पूछ रहा है रेन फेड क्रॉप है, ठीक है, बिल्कुल इसके लिए इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी सोइल इसके लिए सैंडी सोइल, लोमी सोइल, कैसी भी सोइल हो जनरली उसमें उग जाती है, तो इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है स्टेटमेंट अबाउट द रॉक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, तो इसमें क्या है? देखो ज़्यादा तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, बट एक स्टेटमेंट पता चल रही थी, स्लेट इज अ नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, शायद ये गलत है, ठीक है। और फोर्थ ठीक है, फोर्थ ठीक है, और सेकंड गलत है, ये पता है मेरे को, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, और फोर्थ ठीक है। तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, 3 and 4 पे टक गया पहली स्टेटमेंट पे देख, ठीक है। तो इतना 50-50 तक तो मैं पहुंचा। अब इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 87th का क्या है? 87th का आंसर है डी, ठीक है।
देन उसके बाद 89th, ये रामसर वेटलैंड है, गायरा माता पता होगी, ओलिव रिडली टर्टल, चिलिका लेक पता होगी, इरावाडी डॉल्फिन्स, नाल सरोवर आपको पता होगा, ठीक है, और बाकी सोमोरेरी आपको पता होगा, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है, ये चारों फेमस है और आंसर है इसका 1 2 3 4 डी। 88 का आंसर हो गया आपका डी, ठीक है, 88 का आंसर है आपका डी, ठीक है। 89th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। जो 89th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस टुक्स प्लेस इन फुमडीज। देखो नहीं पता मेरे को इसका आंसर, ठीक है, नहीं पता था, अब तो पता है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो बहुत सारा डिस्प्यूट आपको मिल जाएगा, बट इसका आंसर इन दोनों में से कोई सा एक था, मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई सा एक था, बट मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, पता किया, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। इसका आंसर क्या है 89th का है सी आंसर, ठीक है, ग्लेजिएशन या ग्लेजिएशन जो भी होता है, ठीक है। और स्प्रिंग टाइड्स के बारे में पूछ रहा, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स आपने पढ़ी होंगी, तो हाई टाइड्स इज हायर देन हाई टाइड इज हायर देन एवरेज आई, ये बात बिल्कुल ठीक है। लो टाइड इज हायर देन, तो लो टाइड इज लोअर देन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर देखो हाई टाइड इज हायर देन और लो टाइड इज लोअर देन, ठीक है, ये आंसर है सी, 90 का हो गया सी। देन उसके बाद 91st क्वेश्चन, आईपीएल के बारे में मेरे को ज़्यादा उतना है नहीं, ठीक है, नॉलेज तो देख लेना, तीनों स्टेटमेंट इसकी ठीक है, इसका आंसर है ए 1 2 3, ठीक है। देन उसके बाद 92, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम फर्स्ट एडिशन जो था उड़ीसा में हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। नेम जो था मैस्कोट का वो जीतू है, ये भी ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन पोस्टपोन हो गया, गलत बात है। फर्स्ट एडिशन हुआ था 2020 में, सेकंड एडिशन हुआ था 2021 में, और वो पोस्टपोन होकर के 2022 में हुआ फिर, तो सेकंड एडिशन पोस्टपोन हुआ था। तीसरी गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर आ गया सी, ठीक है। 92 का आ गया सी, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है। 93 अजय वॉरियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेज के ऊपर क्वेश्चन है, और ये इसका यूनाइटेड किंगडम है। देन उसके बाद आपका आ गया सागर परिक्रमा यात्रा गुजरात, ठीक है, और ये आपका खीर भवानी मेला, ये आपको पता होगा, कई करंट कुछ आपके नॉलेज से भी, जो जनरल जो कॉमन सेंस होती है उससे भी सोल्व हो जाते हैं, और कहीं आपने कहीं और पे सुना हो, तो खीर भवानी मेला का आंसर हो गया आपका कश्मीर वैली, ठीक है। 95 का क्या होगा बी, ठीक है। देन निसार के नाम के अंदर ही एन और आई है, एन का मतलब नासा, आई का मतलब है इंडिया, तो नासा इसका आंसर है। देन उसके बहुत ही सिंपल करंट अफेयर्स आए हैं। ऑपरेशन कावेरी मैंने कराया भी था, अपने उसमें बोला था पेपर 2 के अंदर, बट ये पेपर 1 में आ गया, तो इसका आंसर है सूडान, ठीक है। और ये रेल विकास निगम लिमिटेड, ये देखो कितने सिंपल करंट अफेयर्स आपके पेपर के अंदर देखने को मिले। ये नवरत्न है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और ये परम सिद्धि के बारे में आपको पता होगा, चलो ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन परम ब्रह्मा, परम सिद्धि, परम शिवा ये सुने होंगे, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर्स है इंडिया के, ठीक है। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप्स जो है वो रिसेंटली कंक्लूड 17,000 नैनोमीटर ट्रांस वोएज यात्रा, ये करंट अफेयर्स का है, INSV तरीनी, ठीक है, इसका आंसर था तारिणी। देन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चेकलिस्ट का 17th क्वेश्चन, ठीक है, और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिर्फ डेफिनेशन चाहिए और कुछ नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो पता होना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक इंडियन बिजनेसमैन ने शेयर खरीदे हैं, तो फिजिकल ट्रेड तो हुआ नहीं है ना, ठीक है, ये वैसा जो है खरीदना और बेचना हुआ, ट्रेड तो हुआ नहीं, तो देयरफॉर ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आएगा, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा, तो 101 का आंसर आ गया बी, 101 का क्या आंसर है बी। देन उसके बाद आपका आ गया 102, विच आर द फॉलोइंग आर द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। देखो इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करी, नहीं मिला मेरे को ज़्यादा अच्छे से, ये तो है, ये दोनों सबको पता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और दूसरा पावर कंजप्शन, ये दोनों तो आएंगे। इसमें मेरे को डाउट लग रहा था, बट इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 2 3 तीनों है, इसका आंसर आएगा डी 102 का। देन 103, सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक एन इन्वेस्टमेंट अब्रोड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर उसने इन्वेस्टमेंट करी और उसका रिटर्न आया, तो जब कोई बाहर रह रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है अब्रोड, तो ये जो है ना जीडीपी में नहीं आता, ये जीएनपी में आता है। जीडीपी होती है अलग, जीएनपी होती है अलग। जब वो इंडिया में प्रोडक्शन होता है जीडीपी, बाहर का भी जो भी होगा वो जीएनपी, ठीक है। तो हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया की नेशनल इनकम बट नॉट जीडीपी, यही आंसर है। नेशनल इनकम में तो आएगा बट जीडीपी में नहीं आएगा। पार्ट ऑफ जीडीपी गलत, पार्ट ऑफ बोथ गलत, नाइदर गलत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पार्ट ऑफ जीएनपी बट नॉट जीडीपी, ठीक है। 103 का आ गया बी, 103 का आपका आ गया बी। 104 का, इफ कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय, ये 18वां क्वेश्चन, सीआरआर, ये चेकलिस्ट का 18वां क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय आरबीआई, तो सप्लाई जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी बट घटेगी। सीआरआर का मतलब क्या होता है कि इतना आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, अब उसने लोअर कर दी, मतलब अब वो आरबीआई से पैसा बैंक के पास जाएगा, और बैंक अपने पास जेब में थोड़ी रखेगा, उसको मार्केट में लाएगा, और मार्केट में क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो इंक्रीज हो गया आंसर, ठीक है। तो सी आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन सबने पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसकी वजह से कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कोज करते हैं। बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होती है, मीथेन। देन उसके बाद डिप्लेशन ऑफ, ये तो बहुत ही मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कोई ये गलत नहीं कर सकता यार, किसी ने किया होगा ना, तो गलत बात है बहुत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द
विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो उसके साथ क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्री फॉलिंग होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, फाइनल कुछ और होगी। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है और स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 108 का, ठीक है। देन 109 आपका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। ये लैम्डा वेवलेंथ होती है, म्यू फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर्मूला लगाओ, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड निकल गई तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 3 सेकंड आ जाएगा आंसर, 3 सेकंड, सी आंसर है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देन उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक, परमिएबल रॉक कौन सी होती है जिसमें से पानी रिस जाए, और ऐसी कौन सी रॉक होती है, तो वो होती है सैंडस्टोन, और लाइमस्टोन एक टाइप ऑफ सैंडस्टोन है। ग्रेनाइट जब बहुत हार्ड होता है, क्वार्टजाइट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, सिल्क का मेरे को ध्यान नहीं है, बट लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जो ये होती है, तभी तो लाइमस्टोन की केव्स बनती हैं। आपने ये उसमें डालो, ठीक है, 18वां, ठीक है, कैसे डालो, क्योंकि ये एक तरीके का वो है, क्या कहते हैं, जो लैंड फॉर्म्स वाला चैप्टर उसका क्वेश्चन है, क्योंकि सैंडस्टोन होता है ना ग्राउंड वाटर के नीचे, तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन करता है सैंडस्टोन का, लाइमस्टोन का, और वो केव्स बना देता है, अंडरग्राउंड केव्स, तो वो लाइमस्टोन है इसका आंसर, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये सबको पता है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, सिविल सर्विस, सीएपीएफ, सीडीएस सब जगह, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट वो होगी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। 114th क्वेश्चन, ड्रमलिन्स, ये भी लैंडफॉर्म्स का क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन, ठीक है, लैंडफॉर्म्स का क्वेश्चन है, इट इज ड्रमलिन्स क्या होते हैं, तो ये ग्लेशियल वो है लैंडफॉर्म्स, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट लिंक, बिजिएस्ट सी रूट लिंक, कुछ लोग ये भी लगाएंगे, कुछ लोग ये भी लगाएंगे, बट इसका आंसर जो गूगल पे गिवन है वो ये है, द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, मुझे भी नहीं पता था, बट इसका आंसर बी है, ठीक है, 115 का बी। 116 विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में डेफिनेशन है कि अगर इतना प्रोड्यूस करो कि आपका घर का गुजारा चल जाए, थोड़ा बहुत बच जाए तो बेच सको, तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इतनी फार्मिंग करने है कि हमारा गुजार बसर जो है वो हो जाए, तो इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, सी आंसर है। देन उसके बाद कार ए टेक्स 1 आवर, ये देख लेना, सोल्व कर लेना। 117 का आंसर आपका क्या आएगा, सी, 117 का आएगा आपका सी। 118 का आपका आएगा, 118 का आएगा आपका बी, 118 का आएगा आपका बी। 119, ठीक है, 119 का आएगा आपका डी, एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। 120 का आपका आएगा, 120 का आपका आएगा बी 2701, ठीक है, 120 का आएगा आपका बी 2701। 121 का, ये सोचने वाला क्वेश्चन है आपके, चलो क्या सोचना है आप देख लेना, सोल्व कर लेना, समझ गए होंगे, इसमें सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो 121वें का सी आंसर है, ठीक है। कैसे बढ़ेगा मैं बता देता हूँ। सरफेस एरिया मतलब होता है जो दिखता है, एक क्यूब है, क्यूब के अंदर से एक कोना काट लोगे ना, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा सरफेस एरिया दिखना शुरू हो गया। पहले केवल 3 साइड दिखाई दे रही थी, अब आपको 1 2 3 दिखाई देंगी, और जब ज़्यादा क्यूब काट लोगे तो आपको और ज़्यादा अंदर का सरफेस जो वो दिखाई देगा। डायगोनल साइड यू काटोगे ना तो आपको और ज़्यादा सरफेस एरिया दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के आप अंदर से आपने मान लो ये सिलेंडर है, इसके अंदर से हेमिस्फीयर काट लिया, तो ये अब सरफेस एरिया में ये भी जुड़ेगा, ठीक है, तो ये बढ़ गया, तो मोर सरफेस एरिया होगा 121 का। 122वें का, ठीक है, 122वें का क्या बोल रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चन कोई सोचता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या लॉजिक है पता नहीं, बट सिंपल सी बात है, इसको पढ़ोगे ना जब, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, तो ये कह रहा है लीगली बाइंडिंग, तो ये ऐसी कोऑपरेशन लीगली बाइंडिंग नहीं होती। सिक्योरिटी के ऊपर लीगली बाइंडिंग हो कैसे सकती है, किसी एक कंट्री की सिक्योरिटी होता है ना, कि किसी एक कंट्री के लिए देशभक्त, दूसरी कंट्री के लिए वो टेररिस्ट। चौथी स्टेटमेंट गलत, 2 ऑप्शन गए, अब या तो 1 और 2 है या 1 2 और 3 है। बाकी मिलिट्री सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मिलिट्री सिक्योरिटी चलता नाटो के थ्रू, ठीक है, जो नाटो ग्रुप है ना, नाटो ग्रुप, वो इसीलिए बनाया गया मिलिट्री सिक्योरिटी, तो ये तीसरा भी नहीं है, इसका आंसर आएगा ए, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, ए। 122वें का ए। 123वें का क्वाड के बारे में पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस नहीं होता, जापान होता, तो पहली स्टेटमेंट गलत, तो ये गया, आंसर आ गया सी 2 और 3, ठीक है। 124वां, द नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होते हैं वो एस्टेब्लिश हुई अंडर द, ठीक है, तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, 24वें का ए आंसर है। 125वां, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जब यूनाइटेड नेशन बनी थी ना तो वो क्यों बनी थी, ताकि दोबारा से कोई वॉर ना हो, तो इसमें वॉर करने वाली कौन सी कंट्री थी, जर्मनी को बहुत ही नुकसान किया गया था, जर्मनी को बहुत ही नीचा किया गया था, ताकि ये और ज़्यादा उतना डेवलप ना हो और ज़्यादा आगे ना बढ़े, तो इसलिए जर्मन लैंग्वेज तो होगी ही नहीं, जर्मन लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ही नहीं, तो दूसरी तो आंसर में आएगा ही आएगा, 2 तो आंसर में आएगा ही आएगा, ये दोनों ऑप्शन चलेंगे। अब उसके बाद बचता अरेबिक, और अरेबिक आपको पता है कितना पुराने टाइम से अरेबिक लैंग्वेज चल रही है, तो यूएन में उस लैंग्वेज को तो डालते ही, तो अरेबिक तो आएगी, ठीक है, तो यानी कि आंसर हो गया 2 ओनली। 125वें का आ गया आपका डी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आंसर की थी जो कि मैंने CAPF 2023 पेपर के लिए बनाई है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगी है,
2 दिन लगे हैं इस चीज़ को बनाने के अंदर, रात भर सोया भी नहीं, मैं सो भी नहीं पाया ठीक से, तब जाकर के आंसर की बनाई है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ आप अपना जो स्कोर है इस आंसर की के थ्रू, देखो मैं बोल रहा हूँ 95-97% ये आंसर की ठीक है, बहुत मेहनत लगी है और बहुत अलग अलग सोर्सेज का यूज करके मैंने बनाई है। मैं बोल रहा हूँ 95 से 97% ये आंसर की सही है, 1 या 2 क्वेश्चन गलत होंगे। इससे जो आपका स्कोर हो ना, वो मुझे बताओ ऑथेंटिक स्कोर, कि सर मेरे इतने आंसर जो है, मेरा इतना स्कोर बन रहा है, और फिर उस स्कोर को मैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे पोल के थ्रू जो है ना, मैं कट ऑफ निकालने की कोशिश करूंगा, कट ऑफ का एक एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप डेटा प्रोवाइड करोगे। आप अपना डेटा कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, भर दो इसके कमेंट बॉक्स को, इतना बता दो कि भाई मेरा इतना स्कोर आ रहा है, उतना स्कोर आ रहा है, जितने भी आपने मतलब बेसिकली आपका जो बन रहा है इस आंसर की से, ठीक है। और जितना ज्यादा लोग स्कोर बताएंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से हम एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सच बता रहा हूं, मैं दूसरी कोचिंग्स की तरह नहीं कर रहा हूं कि जो कोचिंग्स का मैंने देखा कल क्या हुआ कि आंसर की भी आ गई, रात में उनकी कट ऑफ भी आ गई। भाई ये पता नहीं कितने लोगों ने पेपर दिया, ये पता नहीं कि कितना टफ था, ये पता नहीं कि भाई किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आंसर की भी तुम्हारी रिलीज नहीं हुई है अभी और तुमने कट ऑफ की वीडियो बना दी। मतलब सोचो, अरे यही कर लेते कि पहले आंसर की पूरी कर लेते, उसके हिसाब से फिर कट ऑफ बनाते, ठीक है। लेकिन तो इसलिए बोल रहा हूं कि कट ऑफ के अंदर पार्टिसिपेट करना, बताना, डेटा यहां पे बताना, और पोल जो करूंगा उसमें भी पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जरूर अपना स्कोर बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।